नमस्ते दोस्तों, ये मेरे प्रिय छात्रों, मैं हूँ राजेश अनोते। हिंदी ज्ञान दर्शन चैनल में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के स्वर संधि इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि संधि किसे कहते हैं। यह जो संधि है, मूल जो टॉपिक है उसके बारे में सबसे पहले देखेंगे कि संधि किसे कहा जाता है, और उसके बाद हम संधि का जो पहला प्रकार है स्वर संधि, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संधि किसे कहते हैं, उसके बाद हम स्वर संधि किसे कहा जाता है, स्वर संधि के प्रकार कितने हैं, उसके नियम कौन कौन से हैं यह देखेंगे। उसके बाद स्वर संधि को कैसे पहचानते हैं, उसके नियमों के अनुसार स्वर संधि का विच्छेद किस तरह से किया जाता है, और संधि विच्छेद से स्वर संधि कैसे बनाई जाती है, यह सभी बातें आज हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि संधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम संधि का अर्थ देखते हैं। संधि का अर्थ है मेल या जोड़ना। संधि का अर्थ है मेल या जोड़ना। ठीक है, संधि का अर्थ क्या है? मेल या जोड़ना। अभी देखिएगा, जब दो शब्द एक दूसरों के पास होते हैं तब उच्चारण के सुविधा के लिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण या अक्षर दूसरे शब्द के पहले वर्ण या अक्षर के साथ आपस में जुड़ जाते हैं। संधि में जब दो वर्ण या दो अक्षर आपस में जुड़ जाते हैं तब उन दो वर्णों या अक्षरों के जुड़ने से जो परिवर्तन होता है, और वर्णों या अक्षरों के जुड़ने से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। आए समझ में? जब दो शब्द जो है एक दूसरों के पास में होते हैं तब उच्चारण की सुविधा के लिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण या अक्षर दूसरे शब्द के पहले वर्ण या अक्षर के साथ आपस में जब जुड़ जाते हैं तब संधि में एक बात याद रखनी है कि जब दो वर्ण या दो अक्षर आपस में जब जुड़ जाते हैं तब उन दो वर्णों या अक्षरों के अंतर्गत एक परिवर्तन निर्माण होता है। तो वर्णों या अक्षरों के जुड़ने से जो परिवर्तन निर्माण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो चलिए ऐसे ही अभी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि संधि कैसे होती है। अभी यहाँ पर देखिएगा, संधि शब्द के लिए अभी यहाँ पर हमें संधि बनानी है। तो यहाँ पर मैं पुस्तक यह एक शब्द ले लेता हूं प्लस आलय यह एक शब्द ले लेता हूं। ठीक है, तो अभी हमने देखा क्या था? ठीक है, समझ लीजिएगा, जब दो शब्द एक दूसरों के पास में होते हैं, ठीक है, तब उच्चारण के सुविधा के लिए, इन दोनों के उच्चारण के सुविधा के लिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण या अक्षर, तो अभी इस पहले शब्द का अंतिम वर्ण अक्षर क्या है? क है, परंतु इसका उच्चारण किस रूप में हो रहा है? क, तो अ के रूप में हो रहा है। अंतिम वर्ण क्या है? अ। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण या पहला अक्षर कौन सा है? आ। तो यह आ जैसे कि वैसे हम यहाँ पर ले लेंगे। आया समझ में? जब दो शब्द एक दूसरों के पास में होते हैं तब इन दोनों के उच्चारण के सुविधा के लिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण या पहला अक्षर जो भी होता है, ठीक है, पहला अक्षर जब एक दूसरों के पास में जब आ जाते हैं, जब आपस में ये दोनों जुड़ जाते हैं, तब जाकर इन दोनों के जुड़ने से क्या होता है? एक नया परिवर्तन होता है। तो अभी यहाँ पर देखिएगा, अ और आ, इन दोनों को जुड़ने से क्या बन गया? आ बन गया। क्या बन गया? आ। अब जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हो 1 + 1 = 2, तो उसी प्रकार यहाँ पर अ प्लस आ, तो यहाँ पर = आ होगा। तो यह नियम हम आप बाद में स्वर संधि में देखेंगे ही। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला शब्द का अंतिम वर्ण क, तो यहाँ पर अ ले लिया, अ उच्चारण होता है, और दूसरे शब्द का प्रथम
वर्ण, तो यहाँ पर ये भी ले लिया। जब देखिएगा, जब दो शब्द एक दूसरों के पास होते हैं तब उच्चारण के सुविधा के लिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण या अक्षर के साथ जब इन दोनों का मिलाप होता है, जब ये दोनों जब जुड़ जाते हैं, ठीक है, ये दोनों जब जुड़ जाते हैं तो संधि में दो वर्ण या दो अक्षर आपस में जुड़ जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो ये दो वर्ण जो है आपस में जुड़ जाते हैं, तब इन दो वर्णों या अक्षरों के जुड़ने से एक परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ? आ का निर्माण हुआ। क्या हुआ? आ इस स्वर का निर्माण हुआ। तो अभी देखिएगा, यहां पर यह पुस्तक में का अ निकाल लिया तो क्या बन जाता है? पुस्तक। तो इसमें का पुस्तक में का जो क है वो आधा रह जाता है, तो यहाँ पर हम इसे हलंत लगा देंगे। क्या लगाएंगे? हलंत। क्यों? क्योंकि क में से अ निकालने के बाद यहाँ पर जो है क जो है अधूरा रह जाता है। कभी भी याद रखना है, कोई भी जो व्यंजन होता है, जो व्यंजन है वह स्वरों की सहायता के बिना बन ही नहीं सकता। अगर हमने इस क में से अगर अस्वर निकाल लेते हैं तो यह क व्यंजन जो है यह आधा व्यंजन बन जाता है। तो यहाँ पर यह क आधा बन गया और ये आ जैसे कि वैसे हमने यहाँ पर ले लिया, और ये आलय में का आ तो हमने यहाँ पर निकाल ले लिया है। तो यहाँ पर जो बचा हुआ हिस्सा जो है हम यहाँ पर लेते हैं। क्या था वह? लय। ठीक है, तो इस तरह से ये परिवर्तन हुआ यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये क जो है अधूरा है। क्या है? आधा व्यंजन है क। तो यहाँ पर इस स्वर को जब हम इस आधे क से जब जोड़ेंगे तो इसका इस आधे व्यंजन का क्या बन जाएगा? का बन जाएगा। क्या बन जाएगा? का। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर किस तरह से बनाते हैं। पुस्तका, इस तरह से शब्द बन गया, और यह लय जो है जैसे कि वैसे ही हम यहाँ पर ले लेते हैं, पुस्तकालय। तो ये एक नया शब्द निर्माण हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो नया शब्द निर्माण हुआ यह शब्द संधि है। तो यहाँ पर जो है यह संधि शब्द है। तो एक ही बात याद रखनी है, जब दो शब्द एक दूसरों के पास में होते हैं उनके उच्चारण की सुविधा के लिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण या अंतिम अक्षर दूसरे शब्द के पहले अक्षर या वर्ण के साथ आपस में जुड़ जाते हैं। जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जब आपस में जब जुड़ जाता है तो संधि में दो वर्ण या दो अक्षरों के आपस में जुड़ जाते हैं, तब उन अक्षरों या वर्णों के जुड़ने से एक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर ये जुड़ गए, तो यहाँ पर आ यह परिवर्तन हुआ। तो इन वर्णों या अक्षरों के जुड़ने से जो परिवर्तन हुआ है उसे ही हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, आ और ये पुस्तक जैसे कि वैसे हमने ले लिया, ये आ यहाँ पर आ गया और ये ल यहाँ पर। तो ये जब आ इस क को जाकर मिला तो ये पुस्तका बन गया, और ये ल जैसे हम ले लिए तो यहाँ पर पुस्तकालय यह शब्द बन गया। कौन सा शब्द बन गया? पुस्तकालय। तो इस प्रकार से यह संधि बनती है जब दो वर्ण दो अक्षर एक दूसरों के पास में होते हैं। दो शब्द, ठीक है, दो शब्द जब एक दूसरों के पास में होते हैं तब उनकी उच्चारण की सुविधा के लिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण या अक्षर दूसरे शब्द के पहले वर्ण या अक्षर के साथ आपस में जुड़ जाते हैं। संधि में जब दो वर्ण या दो अक्षर आपस में जुड़ जाते हैं तब उन दो वर्णों या अक्षरों से के जुड़ने से एक परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आया समझ में? अभी संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो चलिए, अभी हमने तो देख लिया संधि किसे कहा जाता है, संधि किसे कहते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि संधि का जो पहला प्रकार है स्वर संधि किसे कहते हैं और उसके प्रकार कौन कौन से हैं यह देखते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। ठीक है,
अभी देखिएगा, जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं या फिर दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अभी यहाँ पर देखिएगा, जैसे हमने देखा था अभी पुस्तक प्लस आलय, तो ये जो प्लस चिन्ह है, ठीक है, ये जो प्लस चिन्ह होता है, तो इस प्लस चिन्ह के राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी, ये मेरा राइट साइड है, ये मेरा लेफ्ट साइड है, तो इस प्लस चिन्ह के राइट साइड में भी यहाँ पर भी स्वर होना चाहिए और यहाँ पर भी स्वर होना चाहिए। जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ पर भी स्वर होना चाहिए और यहाँ पर भी स्वर, यानी इस प्लस चिन्ह के दोनों साइड में स्वर होने चाहिए, तब जाकर स्वर संधि बनेगी। आया समझ में? जब दो स्वरों का मेल होगा, यहाँ पर जब दो स्वर होंगे, जब इन दोनों स्वरों का मेल होगा, जब दो स्वर मिल जाएंगे, तब उसमें जो परिवर्तन होगा तो उसे ही हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। अभी हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हमने पुस्तकालय का देखा था उसी प्रकार अभी हम दूसरा एक उदाहरण लेते हैं, हिम प्लस आलय। हिम प्लस आलय। अभी यहां पर देखिएगा, जैसे हमने पहला उदाहरण देखा था संधि किसे कहते हैं देखने के लिए, अभी उसी प्रकार हम स्वर संधि किसे कहते हैं यह देखने के लिए ये और एक उदाहरण देखते हैं। अभी इसमें देखिएगा, हिम पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? म है, ठीक है, म है, परंतु यहाँ पर उच्चारण क्या हो रहा है? अ का उच्चारण हो रहा है अंत में, और ये आ जैसे के वैसे, ठीक है, समझना है। जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं, यानी ये दो स्वर आपस में जुड़ गए हैं, ठीक है, इन दोनों के जुड़ने से क्या बन गया? आ स्वर बन गया। क्या बन गया? आ, ठीक है। ये दो स्वर जब जुड़ जाते हैं तब स्वर संधि बनती है, तो यह स्वर संधि बनी आ के रूप में। आया समझ में? जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पर ये दो स्वर अ प्लस आ, ये दोनों आपस में जब जुड़ गए तब आ स्वर का निर्माण हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हिम जो है जैसे कि वैसे हम जो रह गया था उसे ले लेते हैं, ये म जो है अधूरा रहेगा, प्लस आ, ये आलय का जो लय है ये जैसे कि वैसा हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो अभी क्या शब्द बनेगा? कौन सा स्वर संधि शब्द बनेगा? यहाँ पर हिम, जब ये आ म में जुड़ जाएगा तो ये हिमा और ये लय जैसे के वैसे आएगा। कौन सा शब्द बन गया फिर? हिमालय। कौन सा शब्द बन गया? हिमालय। आए समझ में? बस आपको क्या याद रखना है, स्वर संधि पहचानने के लिए एक ही बात याद रखनी है, वो यह कि प्लस चिन्ह के दोनों तरफ स्वर होने चाहिए, तो ही वह स्वर संधि कहलाएगी। आया समझ में? कि जब देखिएगा, जब भी इस प्लस चिन्ह के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ अगर स्वर होते हैं तो ही वह स्वर संधि कहलाती है, अन्यथा वह स्वर संधि नहीं होगी। आए समझ में? यानी जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं, दो स्वर आपस में जुड़ते हैं या फिर दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो अभी इसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा होगा? स्वर होगा, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण कौन सा होगा? स्वर होगा। यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होना चाहिए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर होना चाहिए, तो ही यह स्वर संधि बनती है, अन्यथा यह स्वर संधि नहीं बनेगी। आया समझ में? स्वर संधि किसे कहते हैं? कि स्वर संधि जो है जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं तो उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। फिर से एक बार बताता हूं, देखिएगा, पहले शब्द के अंतिम जो वर्ण होता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण वह स्वर होना चाहिए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण वह क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। तो ही जब इन दोनों स्वरों का मेल होगा तो ही यहाँ पर यह स्वर संधि बनेगी। अभी बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पर तो स्वर नहीं, यहाँ पर म है। याद रखिएगा, कोई भी व्यंजन जब पूरा बनता है तो वह स्वरों की सहायता लेकर ही बनता है।
यहाँ पर हमने ये म का जो है यहाँ पर हलंत लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि म में से अ हमने निकाल लिया है। कोई भी व्यंजन जो है स्वरों की सहायता के बिना बन ही नहीं सकता। ये बात याद रखना है कि जब शब्द का अंतिम वर्ण अगर स्वर होता है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर स्वर होता है, तभी जाकर वह दोनों स्वर जब मिलते हैं तो ही वह स्वर संधि कहलाएगा। आया समझ में? अभी हम स्वर संधि की जो 5 प्रकार है उसे देखते हैं। अभी स्वर संधि के 5 प्रकार है। उसमें से पहला जो प्रकार है वह है दीर्घ संधि। दूसरा प्रकार है गुण संधि। तीसरा प्रकार है रुद्धि संधि। चार नंबर का प्रकार है यन संधि। और 5 नंबर का प्रकार है अयादि संधि। इस प्रकार से यह स्वर संधि के 5 प्रकार है। ठीक है, तो अभी इन 5 प्रकारों को अभी हम एक एक कर कर देखेंगे। तो सबसे पहला जो प्रकार है दीर्घ संधि, इसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप इसे लिख लीजिएगा कि स्वर संधि के 5 प्रकार है: दीर्घ संधि, गुण संधि, रुद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। इसे लिख लीजिएगा। तो चलिए अभी हम स्वर संधि के 5 प्रकारों में से पहला जो प्रकार है दीर्घ संधि, उसे देखते हैं। तो अभी दीर्घ संधि कैसे पहचाननी है, दीर्घ संधि को कैसा विच्छेद करना है और दीर्घ संधि कैसी बनाई जाती है, ये अभी हम इस यहाँ पर अभी देखेंगे। ठीक है, अभी देखिएगा, कभी भी याद रखना है जब दो शब्दों की दीर्घ स्वर संधि करते हैं तब उस समय सजातीय स्वर, सजातीय यानी क्या, एक ही वर्ण के यानी समान प्रकार के जो स्वर होते हैं जब आमने सामने आते हैं तब वे स्वर दीर्घ स्वर बन जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर हम दीर्घ स्वर देख रहे हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ संधि। तो चलिए अभी ध्यान दीजिएगा, जब हम दो शब्दों की दीर्घ स्वर संधि करते हैं तब उस समय सजातीय स्वर जब एक दूसरों के सामने आते हैं तब वे स्वर जो है दीर्घ स्वर बन जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर अ आया है, ठीक है, और इसके सामने ही अ आया है, तो ये दोनों भी स्वर जो है एक समान है, एक दूसरों के जाति के हैं, ये दोनों भी एक ही जाति के हैं। उसके बाद में अ आ जो है एक दूसरों के सामने आते हैं, या फिर आ प्लस अ, यह भी एक दूसरों के सामने आते हैं, या फिर आ प्लस आ। यहां पर ध्यान क्या देना है, देखिएगा,
जब दो शब्दों की दीर्घ स्वर संधि करते हैं तब उस समय सजातीय स्वर जब एक दूसरों के सामने आते हैं तब वे स्वर जो है क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर बन जाते हैं। अब जैसे अ प्लस अ, ये दोनों एक ही जाति के हैं, जब एक दूसरों के सामने आते हैं तो इसका दीर्घ स्वर क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। अ प्लस आ, अ प्लस आ, ये दोनों भी एक ही जाति के हैं, ये दोनों एक दूसरों के सामने आते तो ये क्या बन जाएगा, इसका आ, दीर्घ आ बन जाएगा। आ प्लस अ, इसका भी दीर्घ आ बन जाएगा। और आ प्लस आ, यह भी जो है जब दोनों मिलेंगे ये दोनों स्वर तब जाकर आ स्वर बन जाएगा। तो यहाँ पर समझना क्या है, इससे समझना क्या है आपको याद रखिएगा। जब दो शब्दों की दीर्घ स्वर संधि करते हैं तब उस समय सजातीय, सजातीय यानी क्या, समान प्रकार के जो स्वर होते हैं जब एक दूसरों के सामने आते हैं तब, ठीक है, वे दीर्घ स्वर बनते हैं। अब यहाँ पर ये समान जाति की ये स्वर है, जब एक दूसरों के सामने आए हैं तो इन सभी स्वरों के मिलने से जो है कौन सा दीर्घ स्वर बनता है, आ। क्या बना है, आ। तो यहाँ पर ये आ बन गया। तो अभी हम और एक देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिएगा छोटा ई प्लस बड़ा ई, सॉरी छोटा ई पकड़ेंगे यहाँ पर। अब जैसे छोटा ई, अब यहाँ पर ये दोनों भी जो है सजातीय है यानी समान प्रकार के हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी दीर्घ स्वर बड़ा ई बन जाएगा। अब यहाँ पर ये छोटा ई प्लस बड़ा ई, ये इसका भी क्या बन जाएगा, दीर्घ स्वर बड़ा ई के रूप में दीर्घ स्वर बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा बड़ी ई प्लस छोटी ई, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो स्वर जब एक दूसरे से मिल जाते हैं तो ये इसका भी क्या बनेगा, दीर्घ स्वर बड़ी ई बन जाएगी। अभी यहाँ पर बड़ी ई प्लस बड़ी ई, तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा, दीर्घ ई बन जाएगा। समझना है कि जब दो शब्दों की दीर्घ स्वर संधि करते हैं तब उस समय सजातीय यानी एक ही प्रकार के समान प्रकार के जब स्वर एक दूसरों के सामने आते हैं तब वे स्वर जो है दीर्घ स्वर बन जाते हैं, तब उस समय दीर्घ स्वर बन जाते हैं। आप जैसे और एक देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हमने ये देख लिया, तो अभी ऊ प्लस ऊ, ये मिलके क्या बन जाएगा, ये दो स्वर जब एक दूसरों से जब मिलेंगे तब इन दोनों का क्या बन जाएगा, दीर्घ ऊ बन जाएगा। बड़ा बड़ा ऊ जो है दीर्घ बन जाएगा। उसी प्रकार छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, यहाँ पर क्या बन जाएगा, दीर्घ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, यहाँ पर क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ, ठीक है, ऊ प्लस ऊ। तो इस तरह से, ठीक है, तीनों जगह पर देखिएगा आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर भी समान जाति के यानी समान प्रकार के स्वर यहाँ पर है, यहाँ पर भी समान प्रकार के स्वर है और यहाँ पर भी समान प्रकार के स्वर है। जब ये समान प्रकार के स्वर जब एक दूसरों के सामने आए तब जाकर जो है यहाँ पर एक दीर्घ स्वर बना। यहाँ पर भी उसी प्रकार है, जब ये सभी स्वर जब एक दूसरों के सामने आए, एक ही जाति के, जब एक ही जाति के स्वर एक दूसरों के सामने आते हैं तब जाकर दीर्घ स्वर बनता है, ठीक है। यहाँ पर भी उसी प्रकार जब एक स्वर दूसरे स्वर यानी एक ही जाति के स्वर एक दूसरों के सामने जब आए तब जाकर ये दीर्घ स्वर बन गया। तो यहाँ पर समझना क्या है, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर जब दो शब्दों की दीर्घ स्वर संधि करते हैं तब सजातीय यानी समान प्रकार के स्वर जब एक दूसरों के सामने आते हैं तब वे स्वर दीर्घ स्वर बन जाते हैं। इस तरह से आए समझ में। अभी हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं।
अभी यहाँ पर देखिएगा, समझो मान लीजिए, ठीक है, अभी यहाँ पर अ आ के साथ समझना क्या है, अ आ के साथ जब अ आ होता है अ आ के साथ जब अ आ होता है, ठीक है, तब क्या हो जाता है, दीर्घ आ बन जाता है, दीर्घ स्वर बन जाता है। देखिएगा, जिस समय अ आ के साथ, जिस समय अ आ के साथ अ आ होता है उस समय दीर्घ आ बन जाता है। तो यहाँ पर अभी हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर यह एक शब्द है, दो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, धर्म प्लस अर्थ, ठीक है। अभी धर्म और अर्थ, हमने स्वर संधि की जो परिभाषा देखी थी, स्वर संधि कैसे पहचानते ये हमने देखा था। कभी भी एक बात याद रखनी है कि जो प्लस चिन्ह होता है इसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों तरफ स्वर होने चाहिए, तो ही वह स्वर संधि होती है। अभी दीर्घ संधि में क्या होगा, जैसे हमने सजातीय स्वर देखे एक दूसरे के सामने जब आते हैं तब दीर्घ स्वर संधि बनती है। तो यहाँ पर इन दो शब्दों के द्वारा हम दीर्घ संधि बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है धर्म प्लस अर्थ, ये दो शब्द है। तो यहाँ पर इन दो शब्दों की हमें दीर्घ स्वर संधि करनी है। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, देखिएगा, पहले शब्द का अंतिम जो स्वर होगा वो कौन सा है। अब यहाँ पर धर्म, तो अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर स्वर तो आया ही नहीं। तो देखिएगा बच्चों, जब ऐसे शब्द होते हैं उन शब्दों के अंत में जब धर्म अ का उच्चारण हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर अ आएगा प्लस ये अ जैसे के वैसे हम ले लेंगे। यहां पर समझना क्या है, देखिएगा बच्चों, कोई भी जो व्यंजन होता है, व्यंजन जो है स्वरों की सहायता के बिना बन ही नहीं सकते, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर ये जो म जो है अ के द्वारा बना हुआ था, तो इस म में से हमने अ निकाल लिया है। क्या निकाल लिया, अ निकाल लिया। तो यहाँ पर ये बचा हुआ हिस्सा क्या रहेगा, अभी ये म जो है निकालने के बाद ये आधा म रह जाएगा। तो आधा म होने के कारण यहाँ पर इस धर्म का हम इस तरह से रूप लिखेंगे, तो ये धर्म इस तरह से बन गया। आया समझ में, तो ये धर्म जो है इस तरह से बन गया है। अभी हम यहां पर देखिएगा प्लस, अभी इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बनता है, हमने देखा था जब दो सजातीय स्वर एक दूसरों के सामने आते हैं तब वो दीर्घ स्वर बन जाते हैं। तो यहां पर ये इन दोनों को मिलाकर दीर्घ स्वर बन गया आ, और ये जो बचा हुआ जो थ था ये हमने यहाँ पर जैसे के वैसे यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। अब ये शब्द तो हमने इस तरह से लिखा है, धर्म र आधा म आधा, क्यों र आधा म आधा, क्योंकि ये म के ऊपर र था, तो ये र आधा म होने की वजह से इधर आ गया और ये आधा म ऐसे हमने लिख लिया। क्यों म में से अ निकाल लिया था हमने, तो इसलिए ये धर्म का जो है रूप इस तरह से बन गया। आया समझ में। अभी देखिएगा हमने किया क्या है, यहाँ तक दो शब्द दिए हैं, तो दो शब्दों में से पहला जो शब्द है उस शब्द का अंतिम स्वर कौन सा था, अ, तो उस अ को निकाल लिया, और दूसरे शब्द का प्रथम प्रारंभिक जो स्वर था वो कौन सा था, अ, उसे भी हमने निकाल लिया। तो इन दोनों को निकालकर हमने यहाँ पर रख दिया। तो इसमें बचा हुआ जो हिस्सा था वो हमने यहाँ पर लिख दिया, और इधर इसमें बचा हुआ हिस्सा हमने यहाँ पर लिख दिया। और जब ये दो स्वर यहाँ पर हमने निकाल लिए तो ये दो स्वर मिलकर ये बड़ा दीर्घ स्वर बन गया। आ रहा है ना समझ में, तो ये बड़ा दीर्घ स्वर बन गया। तो अभी हम
इस दीर्घ स्वर को जो है हम इस म से मिला देंगे। तो देखिएगा, जब हम इस दीर्घ स्वर आ से जब हम इस म से मिला देंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, देखिएगा इस तरह से शब्द बनेगा धर्मा, और ये प्लस थ जो है जैसे कि वैसे लिखेंगे। आ रहा है ना समझ में? तो ये जब आ हम इस म में मिला देंगे तो इस तरह से बन जाएगा धर्मा प्लस थ, इस तरह से। परंतु अभी इसको अगर हम इस थ को इस तरह से इसे जोड़ देते हैं तो ये शब्द ऐसे बनेगा, तो धर्मार्थ है। परंतु हम इस धर्मार्थ शब्द को ऐसे लिखते हैं क्या? लिखते हैं क्या? नहीं। तो जब कभी र जो है किसी वर्ण के पहले आधा आता है, जब कोई र किसी वर्ण के पहले आधा आता है तो ये र जो है उस दूसरे उसके आगे के वर्ण के ऊपर चला जाता है। जैसे धर्मार्थ क्या बन जाएगा? धर्मार्थ। तो इस तरह से ये धर्मार्थ शब्द बन जाएगा। तो ये धर्मार्थ जो है ये शब्द संधि बन गई। आया समझ में कि हमने क्या किया? सबसे पहली चीज हमने देखी कि धर्म प्लस अर्थ, इन दो शब्दों को हमने देखा कि पहले शब्द के अंत में स्वर कौन सा था? अ था, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में अ था। तो ये दोनों स्वर जब मिले तब जाकर दीर्घ स्वर बन गया। तो ये दीर्घ स्वर हमने यहाँ पर लिख लिया। तो इसमें जो बचा हुआ था अ निकालने के बाद, तो ये अ निकालने के बाद ये बचा हुआ हिस्सा हमने यहाँ लिखा, और ये इस अ को निकालने के बाद ये बचा हुआ हिस्सा यहाँ पर लिख दिया। तो जब हम यहाँ पर इस दीर्घ अ बन गया तो इस दीर्घ आ को जो है यहाँ पर हमने म से जब जोड़ देते, ये आधे म इस व्यंजन से जब जोड़ दिया तो ये धर्मा इस तरह से बन गया। उसके बाद में ये अर्थ जो है जैसे को ऐसे यहाँ ले लिया। तो ये अर्थ जो है इस शब्द से जब जोड़ा गया तो धर्मार्थ इस तरह से शब्द बन गया। परंतु हम धर्मार्थ शब्द इस तरह से लिखते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आधा र है कभी भी ऐसा लिखा जाता नहीं है। जब कभी आधा र किसी वर्ण के पहले आता है तब उस समय ये आधा र जो है उसके आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है, जैसे धर्मार्थ। तो यह इस प्रकार से यह धर्मार्थ जो है यह दीर्घ संधि जो है बन गई है। तो दीर्घ संधि शब्द यहाँ पर ये धर्मार्थ शब्द बन गया। अभी आप कहोगे कि सर यह तो अभी हमने दीर्घ संधि कैसे करनी है यह देख लिया कि दीर्घ स्वर संधि जो है हमने बना ली है, स्वर संधि बना ली है यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि। परंतु इस दीर्घ स्वर संधि का विच्छेद कैसे करते हैं? तो अभी देखिएगा इसका विच्छेद भी हम किस तरह से करेंगे। कि आप जैसे यहाँ पर धर्मार्थ शब्द आया है, समझो मान लीजिए हम इसी को ही देखते हैं, इसी उदाहरण को। ये धर्मार्थ शब्द आया है, ठीक है। तो इस धर्मार्थ शब्द का अगर हमें संधि विच्छेद करना है, इस धर्मार्थ शब्द इस संधि शब्द का अगर हमें संधि विच्छेद करना है तो हमें एक बात याद रखनी है कि जब भी हम कभी किसी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो उस समय उस शब्द के मध्य में हमें देखना है कि क्या उच्चारण होता है। अब यहाँ पर देखिएगा धर्मार्थ, धर्मार्थ, तो यहाँ पर कौन सा उच्चारण हो रहा है? मध्य में आ का उच्चारण हो रहा है, धर्मार्थ, ठीक है। तो धर्मा अर्थ, धर्मार्थ, तो यहाँ पर आ जो मिडल में जो उच्चारण हो रहा है, कोई भी शब्द देखिएगा बीच में ही जोड़ा जाता है, स्टार्टिंग में जोड़ा जाता नहीं है या अंत में जोड़ा जाता नहीं है, बीचों बीच यानी मध्य भाग में ही जोड़ा जाता है। तो हमें संधि विच्छेद करते समय एक बात याद रखनी है कि कभी कभार ऐसा होता है कि दोनों, जब एक शब्द जो है इस शब्द को अगर हमें विच्छेद करना है, अलग करना है, तो उसके मध्य भाग को हमें देखना होगा। तो यहाँ पर इसका मध्य भाग इस तरह से धर्मा, तो यहाँ पर आ उच्चारण हो रहा है तो यह हमने आ यहाँ पर निकाल लिया, और जो बचा हुआ हिस्सा है ये हम जैसे के वैसे यहाँ पर ले लेते धर्मा। तो इसमें से आ निकालने की वजह से म जो है आधा म बन जाएगा, और ये आधा म बनने की वजह से ऊपर का जो र है और ये र जो है इस तरह से आधा आ जाएगा, और ये ध जैसे कि वैसे हम लिख लेंगे, ठीक है, धर्म अर्थ, ठीक है। तो इस तरह से बन गया।
तो अभी हमें देखना है कि ये आ बना किससे है, ये आ दीर्घ स्वर जो है बना किससे है। अभी यहाँ पर देखिएगा, अभी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि समझो मान लीजिए अभी यहाँ पर देखिएगा, इस धर्म शब्द को अगर हम अ से जोड़ देते हैं, अगर हम इस धर्म शब्द को म से जोड़ देते हैं, तो इस अ स्वर को अगर हम धर्म से जोड़ देंगे तो क्या शब्द बनेगा, धर्म शब्द बनेगा। और इस धर्म का क्या बनेगा, धर्म बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ण जो है र जो है ये इस वर्ण के पहले आया है, तो ये र इसके ऊपर चलाया जाएगा, तो ये धर्म बन जाएगा। ठीक है। अगर हम इस म में अगर आ जोड़ देते हैं, ठीक है, तो किस तरह से बन जाएगा, धर्मा। ठीक है, ये धर्मा बन जाएगा। तो अगर ये र इसके ऊपर चला जाएगा तो ये कौन सा शब्द बनेगा, धर्मा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। अभी ये अर्थ, अभी ये अ को जो है थ से जोड़ते हैं। ठीक है, ये अर्थ ऐसे ले लिया, और ये आ को जो है थ से जब जोड़ते हैं तो ये अर्थ, ये अर्थ इस तरह से लिखा जाएगा, और ये अर्थ ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, कभी भी हम धर्म शब्द जो है ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं कि धर्म शब्द, ये धर्म शब्द जो है हम लिखते नहीं है। अभी यहाँ पर अर्थ शब्द जो है हम इस तरह से लिखा जाता है, अर्थ लिखते नहीं है। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि यहाँ पर जो धर्म शब्द जो बना है, ये यहाँ पर अ बना है, अ प्लस यहाँ पर ये अ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, ये अ प्लस अ, इन दोनों को मिलाकर ये आ बना है। आया समझ में? तो यहाँ पर ये संधि विच्छेद किस तरह से होगा, धर्म प्लस अर्थ। किस तरह से होगा, धर्म प्लस अर्थ। आया समझ में सभी को अभी? कि देखिएगा यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले याद रखिएगा, जो भी शब्द आता है संधि शब्द, उसका अगर विच्छेद करना है तो उसके मध्य भाग में हमें देखना है, क्योंकि शब्द जो है मध्य भाग में जोड़े जाते हैं। तो इसका मध्य भाग है धर्मार्थ। तो यहाँ पर मध्य भाग में उच्चारण क्या हो रहा है, धर्मार्थ। आ का उच्चारण हो रहा है, तो आ हमने यहाँ पर ले लिया। तो आ निकालने की वजह से माँ में से आ निकाल लिया, तो आ यहाँ पर आ गया। तो म रह जाता है यहाँ पर, आधा म और ये ऊपर कर रहा, तो यहाँ आधा म और र यहाँ पर ले लिया, और ध जैसे के वैसे, और थ जो है जैसे के वैसे यहाँ पर ले लिया हमने। तो अभी हमने इस तरह से ये रूप इसका बना लिया। और जब यहाँ पर इस आ को यहाँ पर लिया है, तो ये आ बना किससे है, ये आ जो है दीर्घ स्वर जो है बना किससे है, तो ये अभी हमें देखना है। तो हमने इसके लिए क्या किया कि यहाँ पर अ आ ये ले लिया, और इसके बाद में हम इस धर्म को जो है, इस धर्म और धर्मा, इस म को जो है आ से जोड़ दिया, और आ को म से जोड़ कर देखा। तो यहाँ पर धर्म धर्मा इस तरह से शब्द बने, धर्म धर्मा। इधर भी हम अर्थ और अर्थ इस तरह से शब्द बना लिए। तो हम लिखते कैसे, धर्म शब्द जो है इस तरह से लिखते हैं, धर्म शब्द लिखते नहीं है, तो इसलिए इसे कट कर दिया। अर्थ शब्द ऐसा लिखा जाता है, अर्थ ऐसा लिखा जाता नहीं है, तो इसे कट कर दिया। तो ये धर्म अर्थ, ये दोनों शब्द बन गए, धर्म प्लस अर्थ। तो ये किससे बने हैं, अ प्लस अ। तो ये अ प्लस अ बनने से, मिलने से, यहाँ पर देखिएगा अ प्लस अ मिलने से आज ये जो है दीर्घ संधि बन गया। तो धर्म प्लस अर्थ, इस तरह से यह जो है यहाँ पर संधि विच्छेद होगा दीर्घ संधि का। आया समझ में? तो इस तरह से हमें जो है दीर्घ संधि पहचाननी है, लिखनी है। अब दीर्घ संधि कैसे तैयार करनी है देख लिया। दीर्घ संधि यहाँ पर किस तरह से विच्छेद किया जाता है दीर्घ संधि का, यह भी हमने देख लिया। अब यह तो देखा हमने, आ के साथ आ होता है तो आ बन जाता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे ई के साथ ई होता है तो बड़ा ई दीर्घ कैसे बन जाता है, ये देखते हैं।
तो चलिए अभी हम देखते हैं कि ई के साथ ई हो तो ई बन जाता है, तो कैसे बनता है। तो अभी देखिएगा, हमने दीर्घ संधि में आ के साथ आ जोड़ने से आ दीर्घ बन जाता है। तो अभी हम ई के साथ, ठीक है, ई के साथ अगर ई हो तो बड़ा ई बन जाता है। बड़ा ई बन जाता है। अभी हम इसका एक उदाहरण देखते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई तो शब्द ले लेते हैं, समझो गिरीश ये शब्द है, ठीक है, गिरीश। तो गिरीश शब्द का हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर गिरीश शब्द लेते हैं, गिरीश शब्द लिया है, तो गिरीश शब्द ऐसा लिखा जाता है। अभी हमने जैसे पहले जो धर्मार्थ था उसका हमने संधि विच्छेद किया था, उसके लिए हमने क्या किया था कि शब्द के मध्य भाग में देखा था हमने, ठीक है। क्या किया था, शब्द के मध्य भाग में हमने देखा था कि यहाँ पर मध्य भाग में उच्चारण क्या हो रहा है, गिरीश, तो ई, गिरीश, तो यहाँ पर बड़ा ई जो है यहाँ पर आ रहा है, तो गिरीश। और यहाँ पर मात्रा भी दूसरी है, तो यहाँ पर बड़ी ई आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बड़ी ई यहाँ पर आई है गिरीश की, तो यहाँ पर हमने ये ई को यहाँ पर ले लिया, तो और जो बचा हुआ जो हिस्सा था यहाँ पर, ठीक है, ये गिर इस तरह से ले लिया और प्लस ये श जो है इस तरह से ले लिया, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर पहचानना कैसे कि बड़ा ई आया कैसे, ये बड़ा ई आया है तो कैसे आया है। अब जैसे देखिएगा यहाँ पर ये जो गिरीश है तो इसका मध्य भाग हमने देखा तो ई का उच्चारण हुआ, तो हमने बड़ा ई, बड़ी ई जो है यहाँ पर लिख ली है, जो बचा हुआ हिस्सा जो है हमने यहाँ पर ले लिया है, और ये जो श भी जो है यहाँ पर बचा हुआ श जैसे के वैसे हमने ले लिया है। तो यहाँ पर ये जो गिरीश शब्द जो है इस तरह से इसका हमने रूप लिख लिया है। अभी देखना क्या है कि ये जो ई जो बना है, ठीक है, ये जो ई बना है किससे बना है। अभी कभी भी देखिएगा, अभी समझो मान लीजिए इस ई को इस ई से अगर जोड़ते हैं और इस श को इस ई और ई से अगर जोड़ते हैं तो किस तरह का शब्द बनेगा। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पर अगर हम इस र को अगर ई जोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, गिरी बन जाएगा। अगर दूसरी ई जोड़ देते हैं र को तो इस तरह से गिरी बन जाएगा। ठीक है, अगर यह श को अगर हम ईश ऐसा लिखेंगे और इस ई को ईश इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, तो अभी हमने इस र को इस ई से जोड़ दिया तो इस तरह से री बन गया। इस र को इस ई से जोड़ दिया तो गिरी इस तरह से बन गया। ये ईश शब्द इस तरह से बन गया और ये छोटी ई से ये ईश इस तरह से बन गया। तो अभी देखिएगा हम गिरी शब्द लिखते कैसा है, छोटे ई से लिखते हैं या बड़े ई से, कौन से ई से लिखते हैं, छोटी ई से। तो ये गिरी शब्द जो है हम ऐसा उच्चारण करते नहीं है। ठीक है, अभी ईश शब्द जो है ईश गिरीश, तो
तो यहाँ पर ये ईश जो है हम इस तरह से लिखते नहीं है, तो बड़ी ई यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर हमें समझ में क्या आता है कि यहाँ पर कौन सी ई आती है, देखिएगा कौन से ई से जो है यहाँ पर ई बना है, तो यहाँ पर पहली ई है, ठीक है, छोटी ई है प्लस इधर बड़ी ई है। तो यहाँ पर छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर ये यहाँ पर दीर्घ ई बनी है। तो यहाँ पर ये इस गिरीश का जो संधि विच्छेद है कैसा रहेगा, गिरी प्लस ईश, गिरी प्लस ईश। तो इस तरह से ये इसका संधि विच्छेद रहेगा। अब जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नीचे जगह नहीं है, तो गिरी प्लस ईश, तो ये हो गया संधि विच्छेद। किस शब्द का, किस शब्द का, गिरीश शब्द का जो है यहाँ पर इस गिरीश शब्द का संधि विच्छेद इस रूप में हो गया है। आया समझ में? हमने क्या किया इसमें भी देखिएगा, गिरीश शब्द को जो है हमने मध्य में देखा, मध्य में देखने के बाद गिरीश तो ई का उच्चारण हुआ, तो ये बड़ी ई हमने यहाँ पर ले लिया। क्यों बड़ी ई लिया, क्योंकि इसकी मात्रा दूसरी है, तो ये बड़ी ई यहाँ पर ले लिया। जो बचा हुआ हिस्सा है, जब री में से ई निकाल लिया तो र बन जाता है आधा, गिर इस तरह से लिख लिया, ये बचा हुआ श यहाँ पर हमने ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया देखिएगा, ई ई ई ई यहाँ पर ऐसा लिख लिया। तो हमें देखना है कि बड़ा ई बना कैसे है। तो यहाँ पर इस र को अगर हम ई से अगर जोड़ते हैं, इस ई को र से जोड़ते हैं तो गिरी इस तरह से बनता है, और इस बड़ी ई को इस र से जोड़ते हैं तो गिरी शब्द इस तरह से बनेगा। परंतु हम गिरी शब्द दूसरी मात्रा के रूप में लिखते नहीं है, तो पहली मात्रा की री जो होती है तो उसे हम गिरी लिखते हैं। और जो ईश इस तरह से लिखा, और इस बड़ी ई के साथ श जब जोड़ा तो यहाँ पर छोटी ई और श जब जोड़ने के बाद ईश बनता है, तो ये ईश ऐसा लिखा जाता नहीं, तो इस तरह से लिखा जाता है। तब जाकर यहाँ पर छोटी ई प्लस बड़ी ई यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बना है, दीर्घ ई बन गई है। तो यहाँ पर गिरी प्लस ईश, गिरी प्लस ईश, इस तरह से इस गिरीश शब्द का क्या है, यह संधि विच्छेद है। आया समझ में? अभी इस संधि विच्छेद का भी सेम इसी प्रकार हमें संधि शब्द बनाना है। जैसे कि देखिएगा, गिरी प्लस ईश, तो यहाँ पर छोटी ई आएगा, यहाँ पर बड़ी ई आएगा। तो गिर का गिर शब्द जैसे कि वैसे, ये श जैसे कि वैसे, जब छोटी ई और बड़ी ई बन जाएगी तो यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा। जब ये इस ई को जब र से जब जोड़ा जाएगा तो गिरी बन जाएगा, गिरी, और ये श, गिरीश शब्द जो है इस तरह से बन जाएगा। आया समझ में? अभी हम जो है ऊ के साथ अगर ऊ हो तो दीर्घ ऊ कैसे बन जाता है ये देखते हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ पर इसे मिटा देते हैं। अभी देखिएगा, ऊ के साथ अगर ऊ हो तो, यदि इस ऊ के साथ ये ऊ हो, ठीक है, इनके साथ ऊ हो तो दीर्घ ऊ बन जाता है। दीर्घ ऊ बन जाता है। अभी जैसे कि मान लीजिए, अभी यहाँ पर कोई ऐसा शब्द लेते हैं कि जिससे हमें समझने में आसानी होगी। अब जैसे मान लीजिए भानुदय शब्द है, ठीक है, भानुदय। अब ये भानुदय शब्द है। इस भानुदय शब्द की शब्द संधि की जगह अगर हमें संधि विच्छेद करना है तो हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। हमने जिस तरह से धर्मार्थ और गिरीश का संधि विच्छेद किया था उसी प्रकार भानुदय का करेंगे। तो अभी भानुदय का मिडल कौन सा है, जो मध्य भाग कौन सा है, भानुदय। तो भानु ऊ आया है,
ठीक है, भानुदय। तो यहाँ पर ऊ आया है, ऊ कौन सा है, बड़ा ऊ है, भानुदय। ठीक है, तो भानु आने के वजह से ये ऊ हमने निकाल लिया। तो ऊ निकालने की वजह से ये भान, ऊ निकालने की वजह से ये शब्द कैसे बनेगा, सिर्फ भान शब्द रह जाएगा, न आधा रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो बचा हुआ हिस्सा जो है ये यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा दय। ठीक है, तो अभी हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि भानुदय, तो यहाँ पर ये रूप इस तरह से बन गया। जब हम भानुदय में से नु में का ऊ अगर निकाल लेते हैं तो इतना शब्द बच जाता है, और ये आगे का शब्द जैसे कि वैसे हमने ले लिया। अभी ये ऊ जो आया है, ये ऊ बना कैसे है, बड़ा वो ये दीर्घ जो ऊ है बना कैसे है, इसे देखते हैं अभी हम। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर छोटा ऊ और बड़ा ऊ इनको लेते हैं, और यहाँ पर भी ऊ ऊ ऐसे लेते हैं। ठीक है, अभी हम करते क्या है देखिएगा, इस ऊ को इस न से जोड़ते हैं। ठीक है, भान नु, ठीक है, भानु, और इसको इस ऊ को इससे जोड़ने के बाद इस तरह से बनेगा भानु। ठीक है, अभी हम ये ऊ को द से जोड़ देते हैं, उदय। इस तरह से ये शब्द बनेगा उदय। अभी यहां पर अगर हम देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, भानु शब्द हम लिखते कैसे हैं, ऐसा लिखते हैं या ऐसा लिखते हैं। तो ये भानु शब्द जो है गलत है, ये भानु शब्द जो है सही है, भानु। तो ये ऊ आएगा यहाँ पर, छोटा ऊ आया समझ में। अभी यहाँ पर उदय, भानु उदय, उदय यानी क्या, सूर्य का जो उगना होता है उसे हम उदय कहते हैं, जो उगता है। ठीक है, जो उगना होता है उसे हम उदय कहते हैं। अब उदय शब्द जो है ऐसा लिखते हैं या ऐसा लिखते हैं, कैसा लिखते हैं, इस रूप में लिखा जाता है, इस रूप में नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी क्या आया है, वो आया है। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो ऊ शब्द बना है किससे बना है, ऊ प्लस ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, ये दोनों का मिल के ये बड़ा ऊ बना है। क्या बना है, बड़ा ऊ। तो अभी ये भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, ये इस शब्द का संधि विच्छेद रहेगा। किस तरह से देखिएगा, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। तो इस प्रकार से यह भानुदय, इस शब्द का भानु प्लस उदय, यह जो है संधि विच्छेद बन गया। आज समझ में अभी सभी को कि भानुदय शब्द का संधि विच्छेद हमने कैसे किया, कि जो भानुदय शब्द है इस शब्द के मध्य में हमने देखा, शब्द जो है उसके मध्य में हमने देखा कि क्या उच्चारण हो रहा है, भानु। कोई भी शब्द जो है जब बनता है, संधि शब्द जब बनता है तब वो मिडल में ही बनता है, मध्य में। तो अब जैसे भानुदय, तो भानुदय का अर्थ क्या होता है कि सूर्य का उगना। भानु यानी क्या, सूर्य, उदय यानी क्या, उगना। तो यहाँ पर भानुदय, सूर्य का उगना। तो यहाँ पर भानु उदय, भानु यानी सूर्य और उदय यानी उगना। तो यहाँ पर इन भानु उदय को जो है हमें अलग करना है। तो यहाँ पर भानुदय दो शब्द बनते हैं, परंतु यहाँ पर जो उच्चारण हो रहा है एक बड़े ऊ का हो रहा है, भानु। तो इस ऊ को हमने ले लिया, बचा हुआ हिस्सा हमने यहाँ पर ले लिया, और इसमें से भी बचा हुआ हिस्सा हमने यहाँ पर ले लिया। तो अभी ये बड़ा ऊ बना कैसे है यह हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ लिया है, और यहाँ पर छोटा ऊ और बड़ा ऊ लिया है। तो यहाँ पर इस ऊ को इस न से अगर हम जोड़ते हैं, इस न को इस ऊ से अगर जोड़ते हैं तो भानु इस तरह से बन जाएगा, और इस ऊ को इस न से जब जोड़ते हैं तो भानु इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो अभी ये यहाँ पर हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर ये शब्द पहले शब्द का अंतिम वर्ण है। ठीक है, अभी इस शब्द के प्रारंभ में
ये उ अगर हम जोड़ देते तो उदय इस तरह से बनेगा, और इस शब्द के प्रारंभ में अगर उदय ऐसा लिखते हैं तो इस तरह से बनेगा। तो भानु शब्द जो है, हम भानु दूसरे बड़े ई के रूप में हम नहीं लिखते, बड़े ऊ के रूप में हम लिखते नहीं है। तो भानु शब्द जो है ऐसा लिखा जाता है, और उदय शब्द ऐसा लिखा नहीं जाता है, तो ऐसा लिखा जाता है। तो यहाँ पर भानु ऊ पहला आया है, और यहाँ पर भी ऊ पहला है, तो छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन गया। तो यहाँ पर भानु प्लस उदय, तो ये भानुदय के यहाँ पर संधि विच्छेद हो गया, भानु उदय। तो इस प्रकार से ये दीर्घ संधि यहाँ पर हमने देखी है। अभी इस भानुदय का भी जो है संधि शब्द बनाना है, तो उसी प्रकार बनाएंगे। भानु प्लस उदय, भानु उ प्लस उ क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। भानु का ऊ निकालने की वजह से भानु शब्द रह जाएगा, और दय शब्द जैसे कि वैसे हम लेंगे, तो भान उदय हो गया। जब ऊ को हम इस न से जब जोड़ते हैं तो भानु हो जाएगा, और इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो भानुदय बन जाएगा। आया समझ में? तो इस प्रकार से हमने दीर्घ संधि देखा। दीर्घ संधि में होता क्या है कि जब सजातीय यानी एक ही वर्ण के, जब एक ही समान प्रकार के स्वर जब एक दूसरे के सामने आते हैं, तब वे स्वर जो है दीर्घ स्वर बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, ये उ और उ, ये दोनों समान जाति के समान प्रकार के वर्ण है, स्वर है। तो ये जब दोनों एक दूसरों के सामने आए तब जाकर ये दीर्घ स्वर बन गया। तो ये दीर्घ स्वर संधि शब्द बन गया। आया समझ में अभी यहाँ तक? अभी हम जो अगला जो संधि का प्रकार, स्वर संधि का जो प्रकार है वो देखते हैं। अगला स्वर संधि का प्रकार है गुण संधि, तो उसे देखते हैं अभी हम। दीर्घ संधि समझ में आ गया सभी को? तो चलिए अभी हम स्वर संधि का जो दूसरा प्रकार है उसे देखते हैं। स्वर संधि का दूसरा प्रकार है गुण संधि। गुण संधि। अभी गुण संधि किसे कहते हैं देखिएगा। जब विजातीय स्वर, विजातीय यानी क्या, भिन्न जाति के स्वर जब एक दूसरों के सामने आते हैं तब गुण संधि बनती है। यानी कि आप जैसे कि देख लीजिएगा, यदि अ आ है, इन अ आ के आगे, इन स्वर के आगे ई होता है तो उसका ए बन जाता है। यदि अ आ के आगे उ होता है तो उसका क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। यदि अ आ के आगे री आता है तो उसका अर बन जाता है। तो ये गुण संधि के अंतर्गत आता है। गुण संधि का नियम क्या है कि जब विजातीय स्वर जब एक दूसरों के सामने आते हैं तब गुण संधि बनती है। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा, अभी हम सबसे पहले देखेंगे अ आ का अगर मेल, इस अ आ का मेल अगर ई से होता है, छोटे ई बड़ी ई से अगर होता है, तो यहाँ पर ये अ आ का मेल छोटी ई और बड़ी ई से जब होता है तब यहाँ पर ये बन जाता है। क्या बन जाता है? ये बन जाता है। अब जैसे मान लीजिए इस अ का अ प्लस ई, इसका मेल, इस स्वर का मेल इस दूसरे जाति ई स्वर से होता है, ठीक है, तब जाकर ये ए बनता है। समझ लीजिए, यदि अ आ के आगे ई होता है तो ये बन जाता है। तो यहाँ पर अ के आगे ई आया है तो ये बन जाएगा। अगर अ के आगे बड़ी ई भी आ जाती है तो भी यहाँ पर ए ही बनेगा। यह नियम याद रखिएगा। आ के आगे यदि छोटी ई आती है तो भी यहाँ पर ए बनेगा, ठीक है। आ के आगे यदि बड़ी ई आती है तो भी यहाँ पर इसका ए बनेगा। यह बात याद रखिएगा। यदि अ आ के आगे अ और आ के आगे छोटी ई और बड़ी ई जब आती है तब इन दोनों के मिलने की वजह से ये बन जाता है। अब जैसे हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं कि किस तरह से गुण संधि बन सकती है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी महेश नामक एक शब्द है, ठीक है। महेश शब्द ले लेते हैं हम यहाँ पर, महेश शब्द है। अब इस महेश शब्द की
गुण संधि का विच्छेद करना है। इस गुण संधि, ये जो शब्द है, इस शब्द का हमें विच्छेद करना है। तो कैसे करेंगे हम इस महेश शब्द का विच्छेद कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर शब्द के मध्य में महेश, तो ए का उच्चारण हो रहा है। क्या हो रहा है? महेश। तो यहाँ पर ए का उच्चारण हो रहा है, महेश। ठीक है, ये ए जो है हमने इसे जैसे के वैसे ले लिया, समझ में आ रहा है ना, महेश। तो ये ए बन गया यहाँ पर। और यहाँ पर देखिएगा, ये म हे में से ए निकाल लिया तो ह बन गया सिर्फ यहाँ पर, मह बन गया सिर्फ यहाँ पर। देख लीजिएगा यहाँ पर महेश शब्द का किस तरह से बनता है। तो मह बन गया। और जब यहाँ पर ये जो बचा हुआ है श जो है, जैसे कि वैसे हमने यहाँ पर ले लिया। आया समझ में? अभी मह प्लस ए प्लस श, जिस तरह से इसका रूप बन गया। अभी हमें देखना है कि ये मह शब्द जो है यहाँ पर, ये इसका आधा रूप बन गया है ह का। ह में से ए निकाल लिए तो ये ह इस तरह से बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये जो बना है किससे बना है, ये हमें देखना है। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा, हम यहाँ पर अभी यहाँ पर देखिएगा, इस अ को अगर मह से ह से जोड़ते हैं तो क्या शब्द बनेगा? मह। ठीक है, कौन सा शब्द बनेगा? मह। अगर आ से ह को जोड़ते हैं तो महा बनेगा। ठीक है, महा शब्द बनेगा। अगर ई को जो है श से अगर जोड़ते हैं तो ईश बनेगा। अगर इस ई छोटी बड़ी ई को अगर इस श से जोड़ते हैं तो ईश इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, देखिएगा। जैसे हमने पहले शब्द का जो है यहाँ पर देखा, निरीक्षण किया कि ये शब्द कैसे बना होगा। दो शब्द ऐसे कौन से होंगे जिससे शब्द बना होगा, कि अभी कभी भी देखिएगा, जो शब्द होता है उसका अगर हमें विच्छेद करना है तो उसका मध्य भाग जो होता है उसे देखना बहुत जरूरी है। उसमें कौन सा उच्चारण हो रहा है यह देखना जरूरी है, तब जाकर हम जो है इसका विच्छेद कर सकते हैं। अब जैसे हमने महेश शब्द देखा, तो इस महेश का उच्चारण करते समय महेश, तो ए का उच्चारण होता है, तो हमने ये यहाँ पर ले लिया। तो ये यहाँ पर हे में से ए निकाल लिया तो यहाँ पर ह बन जाता है, और म जैसे के वैसे मह शब्द बन गया। यहाँ पर ह आधा आएगा, क्यों? क्योंकि ह में से ए निकाल लिया गया है, और यश जैसे के वैसे हमने ले लिया। तो अभी हमारा नियम क्या है, अगर आ के साथ ई आता है तो ए बनता है। तो ये ए बना किससे है, यह अभी हमें देखना है। अब जैसे आ यहाँ पर ले लिया है, और यहाँ पर ई और ई यहाँ पर ले लिया है। अब जैसे इस अ को जो है ह से जब जोड़ देते तो मह बन जाता है, और इस आ को ह से जब जोड़ देते तो महा बन जाता है। क्या बन जाता है? महा। तो यहाँ पर यह मह शब्द जो है हम लिखते नहीं है, हम शब्द लिखते हैं महा। ठीक है, और इस शब्द जो है इस तरह से नहीं लिखा जाता है, इस शब्द जो है इस तरह से लिखा जाता है। यानी क्या, यहाँ पर महा प्लस ईश, यानी आ प्लस ई मिलकर जब आ और ई ये दोनों जब मिल गए तब जाकर ये जो ए है ये बना है। आया समझ में? तो यहां पर इस शब्द का संधि विच्छेद कैसे होगा? महा प्लस ईश, महा प्लस ईश। जब आ और ई मिल जाते हैं तो ए बन जाता है। तो यहाँ पर आ और ई जब मिल गए तो ये बन गया, तो महेश शब्द बन गया। आया समझ में कैसे किया? फिर से एक बार बताता हूं, देखिएगा। नियम क्या है गुण संधि में, देख लीजिएगा। यदि आ के आगे, इस आ के आगे ई आए तो ए बन जाता है। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा, अ के आगे ई आता है तो ए बनता है, अ के आगे बड़ी ई आती है तो बड़ा यहाँ पर ए बन जाता है।
आ के आगे छोटी ई आती है तो ये बनता है, आ के आगे बड़ी ई आती है तो ये बनता है। यानी यदि आ के आगे छोटी ई या बड़ी ई आती है तो उसका ए बन जाता है। अब जैसे महेश शब्द हमने ले लिया, ठीक है, तो अब इस महेश शब्द का विच्छेद करना है तो हमें समझना क्या है। तो सबसे पहले जो महेश शब्द है वो शब्द का उच्चारण देखिएगा कहाँ कहाँ कैसे हो रहा है। कभी भी संधि विच्छेद करते समय शब्द का मध्य भाग जो है हमें देखना बहुत जरूरी होता है कि मध्य भाग में क्या उच्चारण हो रहा है, महेश, महेश। तो यहाँ पर ए का उच्चारण हो रहा था, कौन सा, ए का उच्चारण। तो ये हमने यहाँ पर ले लिया, तो ये निकालने की वजह से है में से ए निकाल लिया तो ये ह जो है आधा रह गया, और ये म जैसे कि वैसे हमने ले लिया तो मह शब्द यहाँ पर म पूरा और ह आधा रह गया, और ये तो हमने ले लिया और बचा हुआ श हमने यहाँ पर ले लिया। तो हमें इस गुण संधि का नियम क्या बताता है कि जब आ के आगे अगर ई आता है, भिन्न स्वर जब आता है आ के आगे, तो यहाँ पर ई अगर आता है तो उसका ए बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर आ और ई, अब इन दोनों में देखते हैं कि किस तरह से शब्द बना सकते हैं। अगर इस अ को इस ह में जोड़ देते तो मह बन जाता है, और आ को ह में जोड़ देते तो महा बन जाता है। तो मह शब्द हम जो है यहाँ पर प्रयोग में नहीं लाते, महाशब्द लाते हैं, तो यहाँ पर महाशब्द बन जाएगा। और यहाँ पर ई जब श से जोड़ा जाता है तो ईश बन जाता है, और इधर बड़ी ई और श से बनता है, मिला दिया जाता है तो ईश बन जाता है। और ईश शब्द जो है कभी भी ऐसा लिखा जाता नहीं, तो ऐसा ही लिखा जाता है। तब जाकर ये महा प्लस ईश, महा प्लस ईश, ये महेश बन गया। इस महेश शब्द की जो है संधि विच्छेद इस प्रकार है, महा प्लस ईश, महेश। आया समझ में। तो आ और ई, आ और बड़ी ई, ये मिलकर जो है ये शब्द बन गया। तो यहाँ पर महेश, यह इस शब्द संधि का संधि विच्छेद इस प्रकार रहेगा। आया समझ में। तो बहुत आसान है। इसी महा प्लस ईश को जो है हम जो है इसका संधि शब्द इस तरह से ही बनाएंगे, महा प्लस ईश। तो आ ई जब बनेंगे, आ ई, अभी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आ है और यहाँ पर ई है, तो महा में से आ निकाल लिए और यहाँ पर ई निकाल लिए यहाँ पर, तो ये ए बन जाएगा, ठीक है। तो मह प्लस ए प्लस श, तो इस तरह से बन जाएगा मह प्लस ए प्लस श। तो ये जब इस ह में मिला दिया जाएगा तो ये हे बन जाएगा, महेश, ये शब्द बन जाएगा। आया समझ में। अभी हम यदि आ के आगे उ होता है तो उसका क्या होता है वो देखते हैं। यहाँ तक समझ में आया सभी को। यदि आ के आगे ई आता है तो ये बन जाता है, ये समझ जाना है। अभी आ के आगे यदि उ आता है तो उसका ओ हो जाता है, वो कैसे होता है देखते हैं। अभी देखिएगा आ के आगे समझो, मान लीजिए उ, छोटा उ और बड़ा उ आता है तो उसका क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। क्या बन जाता है, ओ। अभी देखिएगा यहाँ पर उ के साथ छोटा ओ आता है, बड़ा उ आता है, छोटा उ प्लस बड़ा उ, तो यहाँ पर इन सभी का मिला के एक ओ बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझना क्या है आप लोगों को कि जब कभी आ के आगे वो उ होता है तो उसका ओ बन जाता है। तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए महोत्सव, महोत्सव ये शब्द है, अभी यहाँ पर ये महोत्सव जो शब्द है, इस महोत्सव शब्द को अगर हम ठीक से देखेंगे, इसमें ऐसा क्या है कि जिससे हम इसके संधि विच्छेद कर सकते हैं। ऐसा शब्द है कि इसकी हमें संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा शब्द है कि जो हम जो है यहाँ पर पहचान सकते हैं। कौन सा शब्द आएगा बोलिए। तो महोत्सव, यहाँ पर जो है ये जो शब्द है तो इसमें उच्चारण क्या हो रहा है, महोत्सव।
महोत्सव। तो यहां पर उच्चारण क्या हो रहा है? मध्य में, महोत्सव, महोत्सव। तो यहां पर ओ का उच्चारण हो रहा है, महोत्सव। कौन सा उच्चारण हो रहा है? ओ का। ठीक है, महोत्सव। तो यहां पर यह महोत्सव, तो यहां पर हो में का जो ओ निकाल लिए, तो यहां पर ये जो है वह जैसे कि वैसे देता है प्लस। ठीक है, अब ये सव यहां पर जैसे कि वैसे ले लिया हमने, महोत्सव। ठीक है, तो यहां पर ये जो ओ आया है, तो वो कैसे बना है ये अभी हमें देखना है। ठीक है, अभी यहाँ पर नियम क्या है? आ के आगे अगर ऊ आता है तो उसका ओ बन जाता है। अब जैसे हम इस ह को और आ में डाल के देखते हैं, तो मह और महा इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अगर इसको ऊ है ना अभी यहाँ पर, हाँ, छोटा ओ और बड़ा ओ है, तो यहाँ पर हम जो जैसे कि वैसे हम लेंगे उत्सव और ये उत्सव। अभी देखिएगा, बहुत इजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो अभी हमने क्या किया कि ये इसमें से ओ निकाल लिया, महोत्सव। तो यहाँ पर उच्चारण ओ का हो रहा था, हमने ओ निकाल लिया, बचा हुआ हिस्सा हमने जैसे के वैसे यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ पर यदि अ के साथ अगर ह जोड़ा जाता है तो मह बन जाता है, आ के साथ ह जोड़ा जाता है तो महा बन जाता है। ठीक है, ऊ के साथ अगर ऊ जो है उत्सव के साथ जोड़ा दिया जाता है तो उत्सव बन जाता है। यदि इस उत्सव के आगे अगर ऊ जोड़ दिया जाता है तो यहाँ पर ऊ इस तरह से बन जाता है। अभी देखिएगा, कभी भी जो कोई शब्द होता है वह किस तरह से होता है। देखिए यहाँ पर मह शब्द जो है, ये मह शब्द जो है यहाँ पर ये इस तरह से लिखा जाता नहीं है, तो यहाँ पर ये शब्द कट हो जाएगा। तो कौन सा शब्द बचेगा? महाशब्द हम लिखते हैं, मह शब्द का उच्चारण जो है होता है, परंतु यहाँ पर हम उसे लिखते नहीं है, तो महाशब्द लिखते हैं। अभी उत्सव ऐसा लिखा जाता है या ऐसा लिखा जाता है? इस तरह का उत्सव लिखा जाता है, तो यहाँ पर ये उत्सव कट किया जाएगा। जो बड़ा ऊ होता है वह उत्सव के अंतर्गत नहीं आता है, ये छोटा ऊ आता है। तो यहाँ पर महा उत्सव। तो यहाँ पर क्या निर्माण हो रहा है देखिएगा, आ प्लस ऊ। ठीक है, तो आ प्लस छोटा ऊ जब मिल बनते हैं तब क्या बन जाता है? इन दोनों का मिल के ओ बन गया। क्या बन गया? ओ बन गया। तो इस शब्द का संधि विच्छेद किस तरह से होगा? महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव। तो इस तरह से महा प्लस उत्सव यह जो है महोत्सव का यह संधि विच्छेद हो गया है। आया समझ में? यदि आ के आगे ऊ होता है तो ओ बन जाता है, समझ लीजिए। जब ये आ के आगे ऊ होता है तो उसका ओ बन जाता है। ये तो बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा सभी को। फिर से एक बार बता देता हूं, यदि आ के आगे ऊ होता है तो उसका ओ बन जाता है। जैसे अ उ ये दोनों स्वर जो है भिन्न जाति के हैं, एक जाति के नहीं है, तो ये दोनों जब मिल जाते हैं तब जाकर ओ बनता है। यहाँ पर भी अ प्लस ऊ जब मिलते हैं तो ओ बनेगा, आ प्लस ऊ और आ प्लस बड़ा ऊ जब मिलेंगे तब ओ बन जाएगा। आया समझ में? अभी हमने उदाहरण देखा है महोत्सव। तो अभी महोत्सव जो शब्द है, तो इस शब्द का हमने संधि विच्छेद किया। संधि विच्छेद करते समय मैंने आपको बताया है पहले से कि जब कभी हम संधि विच्छेद करते हैं तो उस शब्द के मध्य भाग में हमें देखना है कि किस तरह से जो यहाँ पर उच्चारण हो रहा है। महोत्सव, महोत्सव। तो यहाँ पर ओ का उच्चारण हो रहा था महोत्सव, तो यहाँ पर ओ जो है हमने यहाँ पर निकाल लिया। बचे हुए जो भाग थे, जो हिस्सा था, वो हमने यहाँ पर इस तरह से रख दिया। तो अभी हमें देखना है कि ये ओ बना किससे। तो नियम क्या है कि अ आ और ऊ के आगे अगर ओ होता है
ठीक है, वो बनता किससे है, आ के आगे अगर उ होता है तो वो बनता है, ये तो हमें पता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस ओ को जो है यहाँ पर पहचानना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आ लिखेंगे और उ लिखेंगे। तो इस म शब्द को जो है, इस अ को म से ह से जोड़ देंगे और इस आ को ह से जोड़ देंगे, तो मह शब्द यहाँ पर बन गया और यहाँ पर महा बन गया। हम महा शब्द तो लिखते नहीं है, तो महाशब्द लिखते हैं, तो यहाँ पर ये महा शब्द जो है बराबर है। और इधर इस ऊ को इस स से जोड़ दिया और इस बड़े ऊ को इस स से जोड़ दिया। तो जब हम उत्सव शब्द लिखते हैं तो इस तरह का शब्द लिखते हैं, इस तरह का शब्द लिखते नहीं है। तो ये महा प्लस उत्सव, ये इस प्रकार से इस महोत्सव शब्द का जो है संधि विच्छेद हो गया है। आया समझ में? तो इस प्रकार से यहाँ पर ये महोत्सव शब्द जो है ये भी गुण संधि के अंतर्गत आता है। आया समझ में? किसी को कोई डाउट से भी नहीं? ओके, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर गुण संधि में मैंने आपको अभी तक दो बताया है। अगर आ के आगे ई हो तब उस समय ए बन जाता है, यदि आ के आगे उ होता है तो उस समय ओ बन जाता है। आया समझ में? यहाँ पर बात क्लियर होगी। अभी हम आते हैं अगले जो नियम है उसके ओर आते हैं। गुण संधि का ही अंतिम नियम है, उसे देखते हैं। अभी देखिएगा, जब आ के आगे री आता है, ऋषि मुनि का री, ये री जब आता है, ठीक है, तब उस समय आ के आगे री आने की वजह से यहाँ पर अर शब्द बन जाता है। क्या शब्द बन जाता है? अर। ठीक है, अभी हम ऐसा ही एक उदाहरण देखेंगे कि वो किस तरह से हम बना सकते हैं। अब जैसे देवर्षि ये शब्द है, कौन सा शब्द है? देवर्षि। तो ये देवर्षि शब्द हम ऐसा लिखते हैं, यहां पर देवर्षि शब्द है। देवर्षि शब्द का अगर हमें संधि विच्छेद करना है तो कैसे करेंगे? तो अभी यहां पर देखिएगा, देवर्षि, तो यहाँ पर हम जैसे पढ़ते हैं देवर्षि, हमने देखा था पिछले जितने भी हमने स्वर संधि देखी है उसमें हमने देखा कि जो शब्द होता है उस शब्द के मध्य में जो है उस संधि शब्द का परिवर्तनशील रूप होता है। तो यहाँ पर जो है देवर्षि, तो यहाँ पर हमें अगर पता उच्चारण अगर हम देखते हैं देवर्षि, देवर्षि, तो यहाँ पर अर का उच्चारण हो रहा है। किसका? देवर्षि। ठीक है, अब समझो, मान लीजिए जिस शब्द में ये जो संधि का जो परिवर्तनशील जो रूप है वो अगर पता नहीं चल रहा है तो उस समय क्या करना है? तो उस समय ये जो भी शब्द होगा उस शब्द के जितने भी वर्ण है उन वर्णों का विच्छेद कर दीजिए, उन वर्णों के टुकड़े कर दीजिएगा। अब जैसे यहाँ पर देव, दे का यहाँ पर क्या बनेगा? द आधा बनेगा और इसका ये स्वर आएगा। व का वो आधा बनेगा, इसका स्वर अ आएगा। अब यहाँ पर शी है, तो इस शी का जो र है, ये श का क्या करेगा? शी इसके पहले डालेगा, तो यहाँ पर आएगा र। कभी भी हम ये जो ऊपर जो र जाता है, जब र की मात्रा जब लिखते हैं तो ये र की मात्रा जो है उस शब्द, जिस शब्द पर र की मात्रा है उस शब्द के पहले यह र लिखा जाता, तो ये र लिखा गया। और ये शी का जो ये श जो है ये आधा और इसकी जो स्वर जो है वो इस तरह से आएगी। तो अभी हमें यहाँ पर पता चल रहा है देवर्षि, तो यहाँ पर अर, ठीक है, अर जो है यहाँ पर ये परिवर्तनशील रूप मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा देवर्षि प्लस, ठीक है। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये देव जो है जैसे कि वैसे हम यहाँ पर लेंगे, तो ये देव जो है यहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है, ये देव वो आधा आएगा। और ये शी, अभी ऊपर का जो ये र था ये आगे हम ले लिया तो यहाँ पर आ गया, तो ये सिर्फ शी बना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये जो अर जो आया है ये कैसे आया? तो यहाँ पर एक नियम है गुण संधि में। क्या नियम देखा था हमने कि यदि अगर आ के आगे री होता है तो ही अर बन जाता है। अब समझो, मान लीजिए यहाँ पर आ में से ये क्या बनता है देखते हैं। यहाँ पर समझो आ है,
मान लीजिए अब यहाँ पर देव, ठीक है, वो को अगर अ से जोड़ते हैं तो यहाँ पर देव बन जाएगा, अगर आ से जोड़ते हैं तो देवा बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका जो नियम है क्या है, अ आके आगे री आता है, ठीक है, ये री, ठीक है। इस री को के साथ अगर शी जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, ऋषि बन जाता है, ठीक है, ऋषि बन जाता है। तो अभी हमारा नियम क्या देखिएगा, जब यदि आ के आगे री आता है तो उसका अर बन जाता है। तो यहाँ पर अब जैसे देव है, ठीक है, हम देव अगर वो से जोड़ते हैं तो देव बन जाता है, आ अगर जोड़ते हैं तो वाह बन जाता है, परंतु हम देव शब्द लिखते हैं, देवा शब्द लिखते नहीं है। तो यहाँ पर किस तरह से हो जाएगा देखिएगा, यहाँ पर देव, ठीक है, प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, इस तरह से बन जाएगा। तो अभी नियम क्या था कि अगर अ आके आगे री आता है तो इसका अर बन जाता है। अब जैसे यहाँ पर अ आया है, ठीक है, यहाँ पर समझो अ आया है और इसके आगे री आया है, तो ये अ जब री से मिलता है तब जाकर ये दोनों जब मिलते हैं तब जाकर ये अर मिलता है, बनता है। आया समझ में? जब आ के आगे जब री आता है तब उसका क्या बन जाता है, अर बन जाता है। जब आके री आता है तब उसका क्या बन जाता है, अर बन जाता है। तो इस प्रकार से ये गुण संधि यहाँ पर समाप्त होती है। तो चलिए अभी हम जो उसके आगे की जो संधि है रुद्धि संधि उसे देखते हैं। स्वर संधि का तीसरा प्रकार है रुद्धि संधि। अभी देखिएगा रुद्धि संधि में एक नियम है, यदि अ आ का मेल ये ऐ से होता है तब उस समय ऐ बन जाता है। यदि अ और आ का मेल ओ और औ से होता है तब उस समय औ बन जाता है। अब जैसे यहाँ पर देखिएगा, हम पहले अ आ का मेल जब ए ऐ से बनता है तब उस समय ए बन जाता है। तो कैसे बनता है देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, अभी मैं आपको बता देता हूँ। जब अ का मेल, ठीक है, अ का मेल ए से होता है तब उस समय ऐ बन जाता है। यदि अ का मेल ऐ से होता है तो उस समय ऐ बन जाता है। आ का मेल ए से होता है तब उस समय भी ऐ बन जाता है। और जब आ का मेल ऐ से होता है तब उस समय भी ऐ ही बन जाता है। तो इस तरह से देखिएगा, यदि अ या आ का मेल ये ऐ से होता है तब उस समय ये ऐ बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि रुद्धि संधि किसे कहा जाता है। अभी इसके द्वारा जो है हम समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे समझो, मान लीजिए, ठीक है, सदैव शब्द है। अभी हम सदैव शब्द ले लेते हैं, सदैव, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें इस सदैव शब्द की अगर संधि विच्छेद करना है तो हमें कैसे करना होगा। अभी यहाँ पर हम इस शब्द को अगर पढ़ेंगे तो इस शब्द के बीच में कौन से स्वर का उच्चारण हो रहा है, सदैव, ऐ, ठीक है, सदैव। तो ऐ का उच्चारण हो रहा है यहाँ पर, सदैव। तो यहाँ पर ये सदैव में से ऐ निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बन जाता है, सिर्फ सद बच जाता है और आगे जो वो जो है जैसे कि वैसे हम ले लेते हैं, ठीक है। नियम क्या है देखिएगा, यदि अ के आगे ए आता है तो ऐ बन जाता है, अ के आगे ऐ आता है तो ऐ बन जाता है, आ के आगे ए आता है तो ऐ बन जाता है और आ के आगे ऐ आता है तो ऐ बन जाता है। तो अभी यहाँ पर सदैव शब्द है तो सदैव शब्द के बीच में ऐ का उच्चारण हो रहा है, सदैव, ए, ठीक है। तो हमने इस ऐ को यहाँ पर ले लिया तो बचा हुआ
हिस्सा यहाँ पर ले लिया और इधर बचा हुआ हिस्सा यहाँ पर ले लिया। तो अभी हमारा नियम क्या कहता है, जब आ के आगे या आ, ठीक है, आ के साथ जब ए आता है, ये आई आता है, तब उस समय जो है ए बन जाता है। अभी हम इन बचे हुए हिस्से को इसके अंतर्गत डाल के देखते हैं। अब सद को जो है हम इस तरह से डालते हैं, सद, अगर इस आधे द को अ से जोड़ते हैं तो ऐसा बन जाएगा। अभी सद, अभी आ को अगर द से जोड़ते थे तो सदा बन जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर इस ए को ओ से जब जोड़ देते तो ए ओ बन जाएगा और ये ए ओ बन जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखेंगे, अगर हम देखते हैं तो सद, सदा, एव, एव। तो अभी हम यहाँ पर कभी भी अगर हम सद लिखते हैं क्या, यहाँ पर ये सद लिखेंगे क्या, ये अ जब द से मिलता है तो सद बन जाता है, आ जब द से मिलता है तो सदा बन जाता है, कभी भी देखिएगा। तो यहाँ पर सदा जो है ऐसा लिखते हैं हम, सद कभी भी लिखते नहीं है, तो ये सद शब्द नहीं आएगा। तो यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा, सदा। कौन सा आएगा, सदा। तो यहाँ पर उच्चारण के जो स्वर है वो क्या है, आ है, ठीक है। और यहाँ पर एव है और एव है, तो हम एव लिखते हैं या एव लिखते हैं, एव लिखते नहीं है, कभी भी एव लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब आ प्लस ए, आ प्लस ए जब मिलते हैं तब क्या बनता है, ए बनता है। तो जब आ प्लस ए मिल गए तब जाकर ए बन गया, ए बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर सदा प्लस एव, तो इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, ये जो है संधि विच्छेद हो जाएगा। आया समझ में सभी को? देखिएगा, फिर से एक बार बता देता हूं। जब किसी शब्द का अगर हमें संधि विच्छेद करना है, उसके मध्य भाग में हमें देखना होगा कि संधि का जो, संधि शब्द का जो परिवर्तनशील जो रूप है वो बीच में मिलता है या नहीं मिलता है। तो यहाँ पर सदैव, तो यहाँ पर अय शब्द, अय स्वर का जो है यहाँ पर हमें उच्चारण जो है, परिवर्तन जो है हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर ये सदैव को जो अय में, सदैव में से अय निकाल लिया, बचा हुआ हिस्सा हमने दोनों साइड में रख दिया। तो अभी हमें नियम के अनुसार देखना है, ये अय कब आता है, जब आ के आगे ए अय आता है तभी ये अय बनता है। तो यहाँ पर आ लेते हैं और यहाँ पर ए आय ले लेते हैं। तो ये अ और आ, इन दोनों को अगर इस आधे द में डाल के देखते हैं तो यहाँ पर सद और सदा बन जाता है। हम सद शब्द तो लिखते नहीं है, लिखते हैं हमेशा सदा शब्द लिखते हैं। तो यहाँ पर ये सदा जैसे के वैसे रह जाएगा। और ए जो है, ए जब वो से जोड़ते हैं तो एव बन जाता है, अय जब वो से जोड़ते हैं तो एव बन जाता है। तो हम एव शब्द कभी लिखते नहीं है, तो एव शब्द लिखते हैं। तो यहाँ पर सदा प्लस एव, ये इस सदैव इस शब्द की जो है संधि विच्छेद हो गई है। तो यहाँ पर सदा प्लस एव, तो यहाँ पर आ स्वर है और यहाँ पर ए है। जब आ और ए जब बन जाते हैं, मिल जाते हैं, जब इन दोनों का मेल होता है तब ए बन जाता है। आया समझ में? तो इस प्रकार से सदैव इस संधि शब्द का जो है संधि विच्छेद इस तरह से सदा प्लस एव, तो सदैव एव जो है सदैव का संधि विच्छेद है। आया समझ में? उसी प्रकार अभी हम रुद्धि संधि का जो दूसरा नियम है वो क्या है, जब आ के आगे ओ से जब मेल होता है तब उसका अ बन जाता है, वो भी देख लेते हैं। अभी यहां पर देखिएगा कि जब आ का मेल ओ और औ से होता है, आ का मेल जब ओ और औ से होता है तब वो क्या बन जाता है, औ बन जाता है। ठीक है, जब आ का मेल ओ से होता है तब वो औ में परिवर्तित हो जाता है। तो अभी देखिएगा, एक उदाहरण देखते हैं, जैसे वनौषधि।
ठीक है। वनौषधि, तो ये इस तरह से है। वनौषधि ये शब्द है। तो अभी इस वनौषधि शब्द का जो है हमें विच्छेद करना है। तो इस शब्द का विच्छेद करते समय हमें, मैंने आपको बताया कि किस तरह से संधि विच्छेद करते समय क्या याद रखना है। वनौषधि, तो इस शब्द का जो बीच में जो हिस्सा है, जो संधि का परिवर्तनशील जो रूप हमें पता चलेगा उच्चारण से, जैसे वनौषधि, तो यहाँ पर वनौषधि, तो औ का उच्चारण हो रहा है, कौन सा, वनौषधि। तो यहाँ पर जो बचा हुआ हिस्सा जो है वन, तो ये न आधा रहेगा क्योंकि हमने इसमें का अ निकाल लिया है, वनाव आओ यहाँ पर ले लिया, तो यहाँ पर वन न आधा रहेगा और ये शधि जैसे के वैसे। आया समझ में। हमने देखा कि वनौषधि इस शब्द के मध्य भाग में जो संधि का परिवर्तित जो रूप है हमें यहीं पर बीच में मिलता है। तो हमने देखा वनौषधि, तो यहाँ पर अ का उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पर अ हमने निकाल लिया है और यहाँ पर जो बचे हुए जो हिस्से हैं, जो टुकड़े हैं, यहाँ पर हमने रख लिए हैं। ठीक है। तो अभी ये अ बना किससे है, जो अ बनता किससे है, तो हमारा नियम क्या है रुद्धि संधि का, कि रुद्धि संधि में जब आ के आगे ओ अ होता है तब अ बनता है। ठीक है। तो अभी ये अ बना कैसे, ये अभी हम देखते हैं। तो अब जैसे हम देख लीजिएगा, यहाँ पर अ रखते हैं और आ रखते हैं, और यहाँ पर ओ और औ रखते हैं। तो अभी समझो, मान लीजिए इस न को अगर अ जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा, और न को आ जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, वना बन जाएगा। ठीक है। अब ये शधि है, तो इसको औषधि, ओ जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, औषधि बनेगा, और औ जोड़ते हैं तो औषधि बन जाएगा। ठीक है। तो अभी यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर वनौषधि इस शब्द का हम विच्छेद कर रहे हैं। तो हमने वनौषधि में से जो संधि परिवर्तनशील का जो रूप है वो हमने यहाँ पर लिख लिया, औ बन गया। तो बचे हुए टुकड़े भी हमने यहाँ पर लिख लिए, और नियम के अनुसार, नियम क्या है, औ किससे बनता है, जब अ आके आगे ओ औ आता है। तो अभी यहाँ पर अ आ लिया है, तो अ आ के आगे ओ औ जब आता है तब ओ बनता है। ठीक है। तो यहाँ पर इस न में अ मिला देते तो वन बन जाता है, और आ मिला देते तो वना बन जाता है। तो हम कौन सा शब्द सही लिखते हैं, तो वन शब्द जो है ये सही है, वना शब्द जो है ये गलत है। तो इस वना को हम कट कर देते हैं, तो सिर्फ यहाँ पर वन शब्द रह जाता है। तो यहाँ पर ये शधि, ये बचे हुए हिस्से में अगर हम ओ लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा, औषधि। ठीक है। और औ अगर लगा देते तो क्या बन जाएगा, औषधि। तो हम कौन सा शब्द सही लिखते हैं वर्तनी के अनुसार, औषधि लिखते हैं या औषधि लिखते हैं, कौन सा लिखते हैं, यहाँ पर औषधि शब्द लिखा नहीं जाता है, औषधि शब्द लिखा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा ये अ बना कैसे है। तो अभी यहाँ पर वन, ठीक है, ये अ लिया है, न से जब जोड़े तो वन बन गया, तो ये अ आया, और यहाँ पर शधि को औ जब जोड़ा गया तब जाकर ये औषधि बना। तो ये ओ कट हो गया, ये आ कट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर वन प्लस औषधि, औषधि। तो यहाँ पर अ प्लस ओ, जब अ का मेल औ से हुआ तब जाकर ये औ बन गया। ठीक है। तो यहाँ पर वन औषधि, यह जो है वन औषधि का यह संधि विच्छेद है। समझ में आया। मैंने क्या कहा कि यदि अ आ का मेल यदि ओ औ से होता है तब उस समय औ बन जाता है। तो यहाँ पर हमने उसी प्रकार देखा, फिर से एक बार समझाता हूँ, देखिएगा रुद्धि संधि में जब अ आ का मेल ओ औ से होता है तो औ बन जाता है।
अब जैसे वनौषधि यह शब्द है, इसका अगर संधि विच्छेद करना है तो हम किस तरह से करेंगे, वनौषधि। तो वनौषधि का जो मध्य भाग है तो उसे हम देखते हैं कि वनौषधि। तो यहाँ पर जो संधि का जो परिवर्तनशील रूप है तो किस रूप में हो रहा है, वनौषधि। तो औ जो उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पर औ हमने ले लिया, ठीक है। तो ये औ ले लिया और बचे हुए जो टुकड़े हैं हमने दोनों साइड में रख दिए। तो अभी नियम के अनुसार ये औ कैसे बना है ये अभी हम देखेंगे। औ बनने का नियम क्या है कि यदि आ के आगे अ हो तो ही औ बनेगा। तो अभी हम इसे भी देख लेते हैं। आ यहाँ पर जो है वन, इस आधे न को जो है जोड़ कर देखते हैं कि कौन सा शब्द जो है सही बैठता है। अब जैसे न को अ जोड़ देते हैं तो न बन जाता है, और आप जो है न से जब जोड़ देते तो ना बन जाएगा। तो वन वना, तो हम वना तो शब्द लिखते नहीं है, वन शब्द लिखते हैं। तो ये वन शब्द जो है सही है। तो ये वन शब्द को हमने यहाँ पर लिख लिया। अभी यहाँ पर शदी है, तो यहाँ पर ओ इस शदी के पहले लगा देते तो क्या बन जाएगा, औषधि। और औ को जब हम इसके सामने लगा देते तो औषधि बन जाएगा। तो वर्तनी के अनुसार कौन सा शब्द सही है, तो ये औषधि शब्द सही है और ये औषधि शब्द जो है गलत है। तो इसलिए हमने ये औषधि यहाँ पर लिख लिया। तो यहाँ पर देखिएगा दो स्वर जोड़े गए। पहला जो शब्द है उस शब्द के अंत में अस्वर है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में औ शब्द है, वो औ स्वर है। तो जब ये दो स्वर मिल गए तब जाकर ये रुद्धि संधि बन गई, रुद्धि संधि का विच्छेद बन गया। आए समझ में, वनौषधि शब्द का संधि विच्छेद वन प्लस औषधि इस रूप में हो गया। ठीक है। तो अभी हम जो स्वर संधि का 4 नंबर का प्रकार है उसे देखते हैं। 4 नंबर का प्रकार है यन संधि। ठीक है, यन संधि को देखते हैं अभी हम। स्वर संधि का 4 नंबर का नियम है यन संधि। ठीक है। तो यहां पर देखिएगा यन संधि में होता क्या है, यदि ई, छोटी ई और बड़ी ई, इन दो स्वरों के आगे अगर कोई अन्य स्वर आता है तब उस समय य बन जाता है। क्या बन जाता है, य। अब देख लीजिएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, यदि ई और ई, इन दोनों के आगे अन्य कोई स्वर आता है, अन्य स्वर, फिर वो अ आ हो सकता है, उ हो सकता है, ए आई हो सकता है, ओ औ हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ई के अलावा अगर कोई अन्य स्वर आता है तो उसका बन जाता है य। क्या बन जाता है, ये बन जाता है। ठीक है। तो अभी हम इसका उदाहरण देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहां पर इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, अब यहां पर यह शब्द दिया गया है। ठीक है, ये दो शब्द दिए गए हैं। तो अभी इन दो शब्दों के संधि विच्छेद को हमें एक संधि बनाना है, संधि शब्द बनाना है। तो अभी यहां पर देखिएगा, हम अगर देखेंगे तो पहले शब्द के अंत में ई स्वर आया है, छोटा ई, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ आया है। क्या आया है, ई आ। और जब ई के आगे कोई अन्य स्वर आता है तो यहाँ पर आ आया है, तो जब ई के आगे आ आया है तो इस ई का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये। तो अभी जब इसमें से, इति में से ई निकाल लिया तो यहां पर क्या बचा था हमारा, देखिएगा सिर्फ इतना टुकड़ा बचा था, इत, ई निकाल लिया था ना। हाँ, तो अभी प्लस जब ई आ में मिला दिया तो आ, यहाँ पर ई का ये बन गया। ठीक है। तो यहाँ पर जो आ है आदि है, ठीक है, ये आ जो है जैसे कि वैसे हम यहाँ पर लेते हैं और बचा हुआ दी यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान क्या देना है, देखिएगा कभी भी जब यन संधि करते हो तो यन संधि में जो भी संधि विच्छेद है उसका अगर संधि शब्द बनाना है तो उसके लिए यह क्या याद रखना है, पहले शब्द का अंतिम स्वर कौन सा है यह देखिएगा, और दूसरे शब्द का प्रारंभिक स्वर कौन सा है यह देखिएगा। यदि पहले शब्द के अंत में ई है और ई शब्द यहाँ पर आया है अंत में,
और दूसरे शब्द के प्रारंभ में अगर कोई अन्य स्वर है, इस ई के अलावा अगर कोई अन्य स्वर है तो इस ई का ये बन जाता है। क्या बन जाता है? ये बन जाता है। तो अभी हमने इति में से ई निकल लिया तो क्या बचेगा? इत शब्द बचेगा। ठीक है, तो ये निकल लिया। और आदि में का आ यहाँ पर लिया है हमने, तो यहाँ पर ई आ जब मिल जाते हैं तो ई का यह बन जाता है। और ये आ को हमने जैसे के वैसे लिया और दी यहाँ पर जैसे के वैसे आ गया। तो अभी समझो, मान लीजिए इस आ को इस य से जब जोड़ दिया जाएगा, इस आ को जब य से जोड़ दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। और यह त आधा त जो है जब य को या को जब जोड़ा जाएगा तो क्या बन जाएगा? अब देखिएगा, इत्या। ठीक है, और बचा हुआ ये दी। कौन सा शब्द बना? इत्यादि। कौन सा शब्द बना है? इत्यादि। तो यहाँ पर ये इत्यादि जो है स्वर संधि शब्द जो है संधि शब्द बन गया है। समझ में आया कैसे किया हमने? कि दो शब्द थे, इति प्लस आदि। तो पहले शब्द का अंतिम स्वर ई था और दूसरे शब्द का प्रारंभ स्वर आ था। तो जब ई आ से जब मिलता है तो ई का य में परिवर्तित होता है, और जो बचा हुआ हिस्सा जो है हमने इस तरह से ले लिया है। और जब आ य से जब जोड़ते हैं तो ये बड़ा या बन जाएगा, और यहाँ पर ये त जब या से जोड़ा जाएगा तो ये त्या बन जाएगा, और दी जैसे कि वैसे इत्यादि यह शब्द जो है इस तरह से बनता है। आया समझ में? यानी यदि ई के आगे अगर कोई अन्य स्वर आता है तो उसका ये बन जाता है। क्या बन जाता है? य। याद रखना है कभी भी। हाँ, अभी हम दूसरा नियम देखते हैं। यदि उ के आगे कोई अन्य स्वर आता है, अभी समझो, मान लीजिए उ के आगे कोई अन्य स्वर आता है, उसका क्या बन जाता है? वो बन जाता है। क्या बनता है? वो बनता है। अभी यहां पर भी देखिएगा, बहुत आसान है, यहां पर भी मुश्किल कुछ भी नहीं। जब यदि उ, छोटा उ और बड़ा उ, इनके आगे कोई अन्य स्वर आता है तो उसका वो बन जाता है। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर कोई शब्द ले लेते हैं जिससे कि हम यहाँ पर बना सकते हैं। अभी जैसे कि देख लीजिएगा, सु प्लस अच्छा। ठीक है, सु प्लस अच्छा। अभी इन दो शब्दों को जो है यहाँ पर हमें क्या करना है? लिखना है, इसका संधि बनाना है। तो अभी यहाँ पर पहला उ आएगा। क्या आएगा? पहला उ। पहले शब्द का अंतिम स्वर क्या है? वो है, और इधर प्रारंभिक इसमें अ है। जब उ के आगे जब कोई अन्य स्वर आता है तो उसका किस में परिवर्तित हो जाता है? उ का व में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये सु में से उ निकाल लिया तो यहाँ पर स जैसे कि वैसे रह जाता है। आधा स रहेगा यहाँ पर, ये उ प्लस अ का वो बन जाएगा, प्लस ये अ जो है हम यहाँ पर जैसे कि वैसे ले लेते हैं, और यहाँ पर ये छ जो है यहाँ पर इस तरह से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यन संधि में जब हम इस तरह से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब जब हम इस अ को इस व में जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा, और ये स आधा बन जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा स्व। कौन सा शब्द बन जाएगा? स्व। और ये छ जो है जैसे कि वैसे हम यहाँ पर लेते हैं तो ये बन जाएगा स्वच्छ शब्द बन जाएगा। कौन सा? स्वच्छ। आया समझ में? स्वच्छ। तो यहाँ पर देखिएगा, सु अच्छा, ये दो शब्द है। तो दो शब्दों में से यहाँ पर पहला जो शब्द है सु है, तो यहाँ पर ये सु में से उ निकाल लिया। ठीक है, सु में से उ निकाल लिया तो स रह जाता है। और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण कौन सा है? स्वर है, अ है, तो अ ले लिया। जब उ और अ मिलते हैं तो वह बन जाता है, उ का वो बन जाता है, और ये अ जैसे कि वैसे हम यहाँ पर लेते हैं। और ये जो छ बचा हुआ था यहाँ पर ले लिया, और जब अ को हम व में जोड़ते हैं तो ये पूरा व व्यंजन बन जाता है, पूरा व बन गया। ये आधा से हम आगे जोड़ देते हैं और ये छ जैसे कि वैसा, तो ये स्वच्छ यह शब्द संधि बन गया। ठीक है, स्वच्छ शब्द जो है यह संधि शब्द बन गया। तो इस तरह से यह यन संधि यहाँ पर है।
आज समझ में। जब यदि कभी ई के आगे कोई अन्य स्वर आता है तो उसका य हो जाता है, और यदि ऊ के आगे कोई अन्य स्वर आता है तो उसका व हो जाता है। आया समझ में यहाँ तक। ये यम संधि के दो नियम है, और एक नियम है उसे अभी हम देखते हैं। अभी यम संधि का जो तीसरा नियम है वो देखिएगा। यदि री के अलावा, अब ये री है, ठीक है, इस री के अलावा कोई अन्य स्वर आता है तो आने पर, कोई अन्य स्वर आने पर, कोई अन्य स्वर आता है तो उस समय री का र हो जाता है। इस री का क्या हो जाता है? र हो जाता है। समझ में? री के आगे कोई अन्य सुर आता है तो इस री का र बन जाता है। जैसे हमने देखा ई के आगे कोई अन्य सुर आता है तो उस समय ई का यह बन जाता है। और यदि ई, अभी यहाँ पर देखिएगा तीसरे इसमें ऊ, समझो मान लीजिए ऊ के साथ कोई अन्य स्वर आता है तो उसका वो बन जाता है। किसका? ऊ का वो बन जाता है। तो उसी प्रकार री के आगे अगर कोई अन्य स्वर आता है तो इस री का र बन जाएगा। ठीक है। अब जैसे हम एक शब्द ले लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए तो यहां पर पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, अभी यहां पर देखिएगा, यहां पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? री है। रू, यहां पर ये जो रू आता है ना, ये री के रूप में आता है, पितृ। ठीक है। प्लस यहां पर क्या आया है? आज्ञा आया है। तो यहां पर नियम क्या है हमारा? री के आगे अगर कोई अन्य स्वर आता है तो उसका र बन जाता है। यानी री के आगे आ आया है तो इसका क्या बन जाएगा? र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? र। और इसमें से बचा हुआ जो शब्द है हम यहां पर जैसे के वैसे यहां पर लेते हैं। ठीक है। और ये यहां पर ये आ जो है यहां पर ले लेते हैं, और ये बचा हुआ गया। ठीक है। तो यहां पर समझना क्या है, यहां पर देखिएगा पितृ आज्ञा, ये दो शब्द थे। तो पहले शब्द के अंत में री शब्द आया है, पितृ आज्ञा, आ ले लिया। जब री आ से मिलता है तो री का र बन जाता है। ठीक है। यहां पर र बन गया, और ये बचा हुआ शब्द जैसे कि वैसे हमने यहां पर ले लिया है। तो अभी यहां पर देखिएगा ये शब्द में यहां पर देखिएगा इसमें होता क्या है कि अब ये जब इस र को जाकर मिलेगा, इस आधे र को जाकर मिलेगा तो क्या बनेगा? रा बनेगा। क्या बनेगा? रा। अब ये रूप जो है जैसे कि वैसे हम यहां पर लेते हैं, और ये आगे का ज्ञा जैसे कि वैसे। अभी यहां पर ये शब्द किस तरह से बनेगा? पितर आज्ञा। तो ये शब्द कैसे बनेगा? पितर आज्ञा। ठीक है। पितर आज्ञा। अभी यहां पर देखिएगा, यहां पर आधा त आया है, आधा त आया है। जब किसी र इस वर्ण के पहले, र इस वर्ण के पहले कोई भी वर्ण आधा आता है, ठीक है, नियम देखिएगा, जब भी किसी र इस वर्ण के पहले कोई भी वर्ण अगर आता है, आधा आता है, तब र वर्ण पहले वर्ण आधे वर्ण के पैरों में जो है यहाँ पर लगाया जाता है। जैसे समझ लीजिए, फिर से एक बार बताता हूं। अभी यहाँ पर हमने देखा पित आ का र, आ जो है र में मिला दिया तो रा बन गया। तो ये जैसे हमने ले लिया तो इसका मिल गया पितराज्ञा, पितराज्ञा। और इसका एक यहाँ पर आधा त आया है। तो यहाँ पर र का नियम क्या है देखिएगा, जब भी किसी र इस वर्ण के पहले कोई आधा वर्ण आता है, कोई भी आधा वर्ण आता है, तब र वर्ण से पहले, र वर्ण के पहले आने वाले आधे वर्ण के पैरों में
ये र लग जाता है। अब जैसे अभी पित्रा, तो यहाँ पर क्या उच्चारण होगा, त्रा। तो इस तरह से ये पैरों में लग गया पित्रा, तो हम ये त्रा जो है ऐसा लिखते हैं। तो ये इन दो शब्दों का क्या बन जाएगा, पित्राज्ञा। कौन सा शब्द बन जाएगा, किस तरह से शब्द बन गया, पित्राज्ञा। आया समझ में। तो यह दो शब्दों का शब्द संधि जो है इस तरह से बन जाएगा, पित्राज्ञा। ठीक है, समझ में है। फिर से एक बार दोहराता हूं, देखिएगा। पितृ आज्ञा, तो यहाँ पर रु आया है, तो जैसे कि वैसे आएगा, ये यहाँ पर आया है। अब यहाँ पर दोनों का जब मेल होगा तो री के आगे अगर कोई अन्य स्वर आता है तो उसका र बन जाता है। तो यहाँ पर री के आगे आ स्वर आया है, अन्य स्वर है, तो यहाँ पर इस री का र बन जाएगा। ठीक है, और तो यहाँ पर ये पितृ में का री निकाल लिया, तो यहाँ पर ये पित बचा है, इसमें का आ निकाल लिया तो आ, और ये ज्ञा यहाँ पर। ठीक है, तो जब हम इस आ को इस र से जोड़ेंगे तो रा बन जाएगा, और फिर हम इस पित को यहाँ पर ले लेंगे, रा को यहाँ पर ले लिया और ज्ञा को यहाँ पर। तो इन सबको अगर मिला लेते हैं तो यहाँ पर पित्राज्ञा इस तरह से शब्द बनेगा। तो यहाँ पर र का एक नियम है, जब भी किसी र इस वर्ण के पहले कोई भी आधा वर्ण आता है, कोई भी हो, फिर तब र वर्ण के पहले जो आधा वर्ण आया है उस आधे वर्ण के पैरों में जो ये र जो है ये लगाया जाता है। जैसे त्र, ठीक है, र के आगे आधा त आया, तो इस त के पेट में जो है यहाँ पर नीचे जो है इस तरह से ये र लगाया जाएगा, तो यहाँ पर त्रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, त्रा। तो यहाँ पर ये पित्राज्ञा शब्द बन गया। स्वर संधि का 5 नंबर का प्रकार है अयादि संधि। अभी देखिएगा छात्रों, अयादि संधि का कुछ नियम है, तो उन नियमों के अनुसार हम देखते हैं कि अयादि संधि कैसे होती है। अभी देखिएगा, यदि ए, ठीक है, ये स्वर जो है, इस ए के आगे अगर कोई अन्य स्वर आता है, कोई अन्य स्वर आता है, तब उस समय इस ए का जो है अय में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, अय हो जाता है। अय इस स्वर का, यदि स्वर के आगे कोई अन्य स्वर आता है, अन्य स्वर आता है, तब उस समय इस आय का आय बन जाता है। ठीक है, अभी ओ के आगे कोई अन्य स्वर आता है, अन्य स्वर आता है, तब उस समय इस आओ का औ बन जाता है। ओ का औ बन जाता है। जब औ यह स्वर आता है और उसके आगे कोई अन्य स्वर आता है, तब उस समय इस औ का आओ बन जाता है। ठीक है, तो अभी यहां पर देखिएगा नियम क्या है। यदि ए के आगे कोई अन्य स्वर आता है तो उसका इस ए का आय बन जाता है। अय के आगे कोई अन्य स्वर आता है तो इस आय का आय बन जाता है। ओ के आगे कोई अन्य स्वर आता है तो इस ओ का औ बन जाता है। और औ का अगर कोई अन्य स्वर आता है औ के आगे तो इस औ का औ बन जाता है। आया समझ में। तो इस तरह से ये अयादि संधि का नियम है कि यदि ए के आगे कोई अन्य स्वर आता है तो उसका आय बन जाता है। आय के आगे कोई अन्य स्वर आता है तो उसका आय बन जाता है। ओ के आगे कोई अन्य स्वर आता है तो उस समय ओ का औ बन जाता है। औ के आगे कोई अन्य स्वर आता है तो औ का औ बन जाता है। तो चलिए अभी हम इनमें से ही, इन नियमों के अंतर्गत से ही एक जो है अयादि संधि का उदाहरण देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर नय प्लस अक है, नय प्लस अक। तो अभी यहाँ पर हम इन दो शब्दों में अगर देखते हैं, पहले शब्द के अंत में नय है तो इसमें से अय निकाल लेते हैं और दूसरे इसमें से अ निकालते हैं। तो जब अय के सामने अगर कोई अन्य स्वर आता है, अन्य स्वर से जब मेल होता है तो आय
का क्या बन जाता है, यहाँ पर आई बन जाता है। आई का क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। अभी यहाँ पर ये जो नए में से आई निकाल लिया तो यहाँ पर न रह गया, आधा न, और ये अ जैसे के वैसे हमें यहाँ पर लेना है, और एक क भी जैसे के वैसे यहाँ पर। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया कि इन दो शब्दों में से जो स्वर थे वो अंतिम वर्ण थे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पर निकाल लिया और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण। तो यहाँ पर ए आ गया और यहाँ पर आ गया। तो नियम के अनुसार ए के आगे अगर कोई अन्य स्वर आता है तो उसका आई बन जाता है, यानी ए का आई बन गया। इसमें इससे बचे हुए जो टुकड़े थे यहाँ पर रख दिए। अभी हमें करना क्या, इस आ को इस न से जोड़ना है और इस अ को इस य से जोड़ना है। तो देखिएगा क्या बनेगा। तो इस आ को न अगर जोड़ देता है, न को अगर आ जोड़ देते हैं तो ना बन जाता है, इस अ को य से जोड़ देते हैं तो य बन जाएगा, और ये क जैसे के वैसे। तो ये नायक शब्द जो है यहाँ पर बन गया है। कौन सा शब्द बन गया है, नायक। तो इस तरह से ये नायक शब्द जो है न प्लस अ, इस संधि विच्छेद का ये संधि शब्द है। आया समझ में। तो इस तरह से यह नायक शब्द जो है अयादि संधि का शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम रुकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्वर संधि और स्वर संधि के जो प्रकार हैं आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो देखिएगा छात्रों, स्वर संधि को पहचानना काफी आसान है। मैंने आपको जैसे पहले बताया, प्लस चिन्ह के दोनों ओर स्वर होने चाहिए, यह याद रखना है। और जो हमने स्वर संधि के प्रकारों में जो नियम देखे हैं वो याद अगर आपको रहेंगे तो आप कभी भी स्वर संधि को नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए छात्रों, मैं उम्मीद करता हूँ स्वर और स्वर संधि के प्रकार आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो छात्रों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करना न भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज हम यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।